बहुत दिक्कत है और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे मित्र। देखते हैं, पहली बार जूम पे यूज कर रहे हैं। अगेन माइक। हेलो। हाँ अब ठीक है। अरे बढ़िया बढ़िया भाई। अब मोबाइल को आप हॉरिजॉन्टल करिए, आपका लैंडस्केप वाला करिए, ऐसे रोटेट कर दीजिए। या गुड गुड गुड। आप थोड़ा पीछे जाइए, काफी आप आगे हैं। आई थिंक कि आपका पहली बार है जूम पे। हाँ यार, मैं यूज नहीं किया। पूरा देश जूम को निकालने के कगार पे आ गया था और आप अभी तक यूज ही नहीं किए थे। नहीं, मैं इसमें एक बार सुना था कि कोई प्राइवेसी वाला मैटर फंसा हुआ था, इसीलिए मैं सोचा कि जाने दो यार। ऐसा नहीं भाई, वो हम जैसे लोगों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पता है अच्छा। वो जब सरकारी संस्थाओं का कुछ जो सीक्रेट लेन देन होता है, तो हाँ हाँ। वो बेफिक्र करें। और हमको हाल चाल और सब्जी क्या बनी है, पूड़ी क्या बनी है, इसको क्या करेंगे चाइना वाला डेटा लेके भाई। हाँ वो तो तो है, लेकिन हाँ तो ठीक है, जाने दीजिए, आपको सेटिंग नहीं मिल रही, कोई बात नहीं। बेसिकली और पहली बात तो पहला एक्सपीरियंस कैसा है जूम पे आने के बाद? आप खुश नहीं लग रहे हैं जूम वही से? है। नहीं नहीं, सही है सही है। चाइना का है ऐसा कुछ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इतनी बड़ी देशभक्ति नहीं है मेरे अंदर। तो हमने हमारे पास जब विकल्प नहीं होता तो हम सीमित संसाधन यूज करते हैं। जी। जूम के तो अलावा कोई विकल्प है? जूम के अलावा हमारे पास जो विकल्प है वो है गूगल हैंगआउट्स और माइक्रोसॉफ्ट मीटअप। दैट मीन्स एक गूगल का प्रोडक्ट है और एक है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट। बट उसमें वो उतने सारे फीचर नहीं हैं जो जूम के अंदर हैं। हाँ, तो वही है, वही। टक्कर का है, सिक्योरिटी है, प्राइवेसी है। बट वही है कि हम पहले हमारी प्रियरिटी होती है कि हमें ज्यादा से ज्यादा फीचर दिए जाए। ठीक है, तो उसके बाद देखा जाएगा। अब भाई हमें ये चाहिए कि हमें जो है 5,000 के फोन के अंदर सारे कुछ फीचर चाहिए, तो हम हाँ आईफोन वो क्यों तो लेने जाएंगे? तो हाँ लॉजिक तो यहाँ बनता है। ऐसा नहीं हम आईफोन नहीं ले रहे हैं तो आईफोन खराब है, लेने वाले ले रहे हैं, उसकी वैल्यू है आज भी है। तो हाँ वो तो स्टेटस स्टेटस निर्धारित करता है ना वो। बिल्कुल। और उसके सिस्टम के फंक्शन। तो हाँ, क्या चल रहा है आजकल? इलाहाबाद नहीं, प्रयागराज में क्या चल रहा है आजकल? प्रयागराज में स्थिति काफी खुशनुमा है। हम्म। लोग जी रहे हैं अच्छे से। पेशेंट कम है कोरोना के, हम्म। तो काफी खुशनुमा स्थिति है, कह सकते हैं। और वहीं बेंगलोर में हो इस समय? भाई अपनी तो जिंदगी वही है, कुछ ज्यादा अंतर नहीं है भाई। मतलब क्या लॉकडाउन वर्क है? अरे भाई वर्क वर्क फ्रॉम फ्रॉम। होम। हाँ हाँ बिल्कुल। और घर और नहीं आ रहा है इस समय? भाई पहली बात तो लॉजिक ये है कि घर क्या करे आके। हाँ, लॉजिक। यही लॉजिक भी मेरा है। भाई सबसे बड़ा लॉजिक है कि घर क्यों आए। यही है, क्यों और आए, सही बात। हम आएंगे तो चार नजरें हमारी तरफ उठेंगी। और हाँ वही वही। या हमारे पास दो विकल्प होते हैं। या तो हम उस नजरों से मुकर जाएं, और या तो हम उस नजरों का सामना करें। और शायद मैं भी इस काबिल नहीं हूं कि मैं उनका सामना कर पाऊं। आप समझिएगा मैं जहां तक ले जा रहा हूं। तो मैंने सोचा कि मैं घर पर जाके सब लोगों की तरह, मतलब सभी लोगों एज सेंस की जो कुछ नहीं कर रहे हैं, उनकी तरह मैं घर पे जाके बोझ हाँ बन जाऊं। या तो मैं यहाँ पे रह के स्ट्रगल करूं, संघर्ष करूं, और आने वाले दिनों को बेहतर करने के लिए कुछ करता रहूं। और सिचुएशन अभी तो लाइन हाँ पे आई है। वही। आप बताइए क्या चल रही है, पढ़ाई के क्या हालात है, कैसे क्या चल रहा है? बस पढ़ाई चल रही है। एग्जाम चल गया है, 21 मई को था फिलहाल। तो हम्म। वो चला गया 4 अक्टूबर को। अच्छा, चार इसीलिए अक्टूबर घर को नहीं गए थे। अच्छा, मतलब लॉकडाउन में भी आप घर पर नहीं गए, इलाहाबाद में ही रहे? नहीं, घर नहीं गया। क्लास ऑनलाइन क्लासेस चल रही है ना, इसीलिए मौका नहीं मिला। 5-5 घंटे 6-6 घंटे क्लास चलती है। तब तो ऑनलाइन पे आपका डेटा का कंजप्शन भी बढ़ गया होगा। हाँ, डेटा एक्स्ट्रा कराना पड़ता है और क्या।
और उसमें नहीं तो से कहाँ एक एक हाँ तो हाँ, क्लास और खत्म इसमें हो चुकी है। अच्छा अच्छा, वही मैं कहने जा रहा था कि ऐसा तो नहीं मैंने 20 क्लास में कर दिया, जो डेटा वहां लगाना था मेरा लगा है। नहीं, डेटा बहुत है, डेटा करना पड़ता है। अब 151 रुपए का किया था, 30 GB मिला था एक्स्ट्रा जियो में। हाँ, वर्क फ्रॉम होम ऑफर, हाँ, वही वाला। उस पैक का नाम है वर्क फ्रॉम होम। मैं अपने जियो में रिचार्ज नहीं करा रहा हूँ, इसलिए उससे मैं कॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बट इस मंथ में थोड़ी डेटा की जरूरत थी तो मैंने भी वर्क फ्रॉम होम वाला पैक लिया, क्योंकि मैं जो दूसरा फोन यूज कर रहा हूँ जिससे मैंने कॉल किया था, ऑलरेडी वो उस पर जो है पोस्ट पेड रिचार्ज कराना पड़ता है, वो पोस्ट पेड है, कंपनी उसका पे कर, मतलब उसका जो पेमेंट है हमारे मार्क जुगरबर्ग करते हैं, हाँ हाँ क्योंकि कंपनी को $25 मिलियन के आसपास फंडिंग है, तो समझ लीजिए हमारे रिचार्ज का पैसा वही देते हैं। हाँ। तो हम जो इससे कौन मैंने सी कहा कि कंपनी है उसमें? वही अन अकेडमी का नाम तो सुना ही होगा। उसमें हो? बहुत बड़े बड़े एजुकेटर के साथ आमना सामना मतलब होता उसमें है। प्रोग्रामर हो कि एजुकेटर हो? अरे नहीं भाई, ना यही दोनों नहीं है। भाई एजुकेटर का मतलब है कि एजुकेशन में बहुत, मतलब जो उस नॉलेज लेवल में बहुत एक्सपर्ट बनना, और प्रोग्रामर का मतलब है कि प्रोग्रामिंग बहुत एक्सपर्ट बनना, और हम दोनों में नहीं आते हैं। सेल्स की टीम है, तो जो अदर अदर कंपनी से लोग या तो निकले हैं या निकाले गए हैं, कहना तो नहीं चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इसमें आए हैं। और एक ऐसा भी कह सकते हैं कि बहुत लोगों को इस स्टार्टअप ने मौका दिया है, जो लोग जॉब अपनी खो चुके हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे दिया है, बहुत कुछ दिया है। तो हमारा जो मेन फंक्शन है यूट्यूब को संभालना है। मेरे अंदर जो चैनल आते हैं वो गेट एंड यूएससी के आते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के हैं। यूपीएससी का मेरे अंदर नहीं आता, और सबसे ज्यादा जो हमारे यहाँ तगड़ी है जो यूट्यूब की टीम, वो यूपीएससी के लिए है, क्योंकि जो हमारे फाउंडर हैं रोमन सैनी, कभी सर्च मारना, नाम सुना ही होगा वैसे, तो वो उसको एकदम आईएएस पर्सनली। सिलेक्टेड स्टूडेंट है। हाँ आईएएस में सेलेक्ट हो चुका है वो। भैया, ध्यान दीजिएगा, वो छोड़ भी चुके हैं, उसके बाद हाँ। शायद यंगेस्ट यंगेस्ट के वो थे, और उसके बाद एमबीबीएस भी उन्होंने कर डाला, मतलब बहुत कुछ किया है। तो बहुत तगड़े बंदे हैं भाई, मतलब एक अलग इंस्पिरेशन, अलग एनर्जी लेवल है। कई बार मैं सोचता हूँ कि आज ज्यादा काम हो गया या थक जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो उनकी एक मीटिंग कॉल हो जाती है कभी कभी दिन में, या ऐसे सब सारे कनेक्टेड हो जाते हैं, तो जो उस बंदे का सामने पहला फर्स्ट इंप्रेशन जो आता है ना, एकदम पहला देख लिया, ऐसा लगता है कि थकान तो थी ही नहीं, हाँ, वो मतलब तो है। मतलब एनर्जेटिक यार, और हमेशा एक एनर्जेटिक रहना है कि अच्छा ठीक है, आज इतनी रेवेन्यू हुई है, मुझे और रेवेन्यू करना है, ये करना है, और ठीक है गाइस आप लोग करिए, इतना टारगेट ना करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। सेंटेंस लगभग सेम होते हैं, बट उस सेंटेंस में एनर्जी को मेंटेन करके रखना ही बहुत डिफिकल्ट होता है। और सलाम है भाई बंदे को, मतलब एक तो तभी है तो टीम। भाई इतने बड़े एकेडमिक प्लेटफॉर्म का मालिक है वो। मजाक बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और सभी बहुत एक्साइटेड रहते हैं यार। 3 को फाउंडर हैं, मैं तो एक से कभी मिला नहीं, और एक दूसरे फाउंडर हैं जो गौरव मंजाल, वो उनको एक दो बार ऑफ से सामने सामने तो देखा नहीं, बस कंपनी में रहते हुए उनके इंटरव्यू ऐसे देख रहा था टीवी पे, तो उनको आमने सामने जो, लेकिन हमारे जो मेन है जिनके अंदर हम लोग आते हैं, रोमन सैनी, वो हमारे मेन है, मतलब हमारे डिपार्टमेंट के, तो उनसे ज्यादा कांटेक्ट में हैं हम लोग। बट उसका एक पार्ट है कंटेंट से रिलेटेड, यूट्यूब पे काम करना, और हाँ ये इंजीनियरिंग का इसमें कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। तो ऐसा आप ना सोचिएगा कि अरे क्योंकि आपके अंदर जो ख्याल आया पहला कि इंजीनियरिंग दैट मीन्स या तो एजुकेटर होगा या तो प्रोग्रामर, तो ये जो जवाब है ये वहां से रिलेटेड है, क्योंकि ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, बेसिकली ये ट्रूथ है कि अगर मैं बैंगलोर में हूँ और काम कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है कि ये कोई सॉफ्टवेयर मतलब इंजीनियर ही पहले से होगा। ही अनअकैडमी में काम कर रहे हो क्या? सॉरी, स्टार्टिंग से इसी में हो? नहीं भाई, मैं ये मेरी इसके पहले 3 खत्म कर चुका हूँ बैंगलोर में, ये 4th नंबर पे है। अच्छा। तो बड़ा हाँ मतलब देसी अरे यार। भाई खाली बैठ सकता नहीं, समझ रहे हो, मतलब दिन, अब हालत तो ऐसी हो गई ना भाई दीपक,
अगर एक दिन भी बैठ जाओ ना, ऐसा फील होता है यार लोग आगे जा रहे हैं और मैं कहीं ठहर सा गया हूँ। और आपको भी पता है कि ठहरा हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान किसी काम का होता नहीं है। ठहरे हुए पानी में काई पड़ जाती है और ठहरा हुआ इंसान वहीं रह जाता है। तो बेकार हो जाता है। बिल्कुल, और बहुत बोरिंग सा लगता है। मतलब इसीलिए काम करते करते मैंने जो लास्ट 3 इंटर्नशिप मैंने खत्म की, वो जॉब नहीं कह सकते उसे जो मैंने छोड़ा, क्योंकि जॉब जब मैंने बेंगलोर में जब पहली बार आया, शायद मैंने कभी बताया नहीं खुल के, बट 4-5 दिन आने के बाद ही मुझे एक ऑफर आ गया था इंटर्नशिप का। क्योंकि मेरे पास जॉब थे नहीं और मैं बेंगलोर आया था, कुछ लेके नहीं आया था, मैं बेंगलोर बस टहलने आया था। तो बस थोड़ा सा सामान, मतलब जो भी मुझे लगा कि टूर के लिए जितनी जरूरत होती है, तो आया। और 4-5 दिन बाद ही जहाँ पे मैं आया, यहाँ पे ऑलरेडी मेरे जो फ्रेंड मेरे कॉलेज के आ चुके थे, 10-12 लोग, 10-12 नहीं, 7 लोग एक कमरे में 2 लोगों का कमरा, मतलब 1 BHK था और उसमें पहले से 2 लोग रहते थे। तो कॉलेज से इतने लोग आ गए, उसमें 7 से 8 लोग हो गए। और वो लोग ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे थे 2-2 महीने पहले से आकर के। मैं तो जुलाई में आया था, मुझे याद है 25 जुलाई के आसपास आया था मैं बेंगलोर। अभी 1 साल नहीं हुए, होने वाले हैं। तो मुझे 4-5 दिन में ऑफर मिल गया और वो ऑफर थी डिजिटल मार्केटिंग। मेरा जो पहला ऑफर मुझे मिला था इंटर्नशिप का, बस डिजिटल मार्केटिंग का था। वो 1 महीने की इंटर्नशिप थी और मैं बहुत एक्साइटेड था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो मुझे 15,000 दे रहे थे और ये थोड़ा सा कह रहे नीचे, लेकिन मैं कह रहा हूँ ट्रूथ है, क्योंकि और बट मुझे बिल्कुल उस चेहरे पे बहुत एक अलग सी खुशी थी। इस बात की नहीं खुशी थी कि मतलब एक जॉब मिलेगी, इस बात की खुशी थी, मतलब बस ऐसे ही आ गई और बस थोड़ा गया और उसी दिन इंटरव्यू दिया और सब कुछ हुआ। और मेरी वो पहला दिन मुझे भी काम पे लगा दिए, बोले कंप्यूटर लैपटॉप लाए। मैं कहा क्यों, आज से आप काम कर सकते हैं, आज आपका पहला दिन काउंट होगा। तो मुझे अपना खुद का सिस्टम भी दे दिया और काम पे लगा दिए, चलो भाई लग जाओ। तो फर्स्ट डे मेरा यही रहता है कि जहां पे जाओ तो जो सिस्टम उनके चल रहा है उसमें कमियां फॉल्ट करो, मतलब खोजो कि आप कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हो। तो पहला दिन ऐसा ही था, बट अच्छा था। लेकिन यार बेंगलोर में ऐसा भी दिन था ना कि हम लोग शाम को खाना अगर बनेगा तो हम लोग 20-20 रुपए 30-30 रुपए इकट्ठा करते थे, पता है। ये बहुत ऑड है, क्योंकि हमारे पास पैसे थे नहीं, बहुत लिमिटेड में थे। अगर आप सोचिए कि आप मुंबई जा रहे हो या दिल्ली जा रहे हो, बस टहलने के लिए जा रहे हो, तो लोगों को लग रहा है कि आप जॉब के लिए जा रहे हो, ऐसा कुछ जा रहे हो। लेकिन रियलिटी आपको पता है कि मैं टहलने जा रहा हूँ, तो मैं आ जाऊंगा 1 हफ्ते में, 10 दिन में। तो आप बैकअप में लेके चलोगे 3 से 4 हजार या 5 हजार इस हिसाब से। तो ऑलरेडी वहां पे पर डे के जो खर्चे आ जा रहे थे, 150 से 200 आ जा रहे थे। तो डर था कि पैसे खत्म हो रहे हैं। तो बहुत हर टाइम ये फिक्स था, अच्छा आज क्या बनेगा, अच्छा ये आइटम आएंगे, अच्छा टोटल हो रहे हैं 375 रुपए, हाँ भाई चलो 40-40 रुपए निकालो। भाई ऐसा फील होता था कि वसूली हो रही है। और मतलब बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रगल से स्टार्टिंग हुई यार बेंगलोर में। बट लोगों को लगता था ये बेंगलोर गया मतलब बहुत अच्छे जगह पे गया है और वहां पे सब कुछ अच्छा अच्छा है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगे हैं, झरने, नदियां, नारियल पानी पीता रहा होगा, सब कुछ ऐसे करता रहा। तो बट ठीक है, मतलब उसके बाद हुआ फिर, मतलब एक किया फिर उसके बाद ऐसा लगा कि अब छोड़ना चाहिए, दूसरा खोजना चाहिए। कई बार ऐसा होता ना था भाई, एक जॉब रहते हुए भी मुझे 2-3 जगह के ऑफर आते थे। सिचुएशन समझना इस चीज को, मैं इसलिए उसको नहीं छोड़ता था। मैं कहा यार इसको बीच में छोड़ दूंगा तो निगेटिव इंप्रेशन। और उसको खत्म करने के बाद जब वहां से निकलना पड़ता था, जहां मुझे 2-3 ऑफर आते थे, फिर एक भी नहीं आते थे। तो उस चक्कर में मेरे 1 महीने वेट करते हुए निकल गए। मतलब जितना एक इंटर्नशिप से कमाया, फिर 1 महीने घर पे रह के खर्च किया। फिर दूसरी इंटर्नशिप लिया। भाई फिर खर्च किया। मतलब इस तरह करते करते मैंने 3 इंटर्नशिप खत्म की। और इसमें थोड़ा सा अब लंबा टिक रहा हूँ, क्योंकि अभी जो 11 तारीख आएगी इसका आगे का स्कोप क्या है? है। इसमें आगे का स्कोप क्या है? आगे का स्कोप इस तरह से स्कोप नहीं देख सकते, बट अब जब तक आपका खुद का इंटरेस्ट नहीं होगा तो आपको फील नहीं आएगा कि स्कोप है रियलिटी में या नहीं है। तो आप चाहे तो, जैसे मैंने जो सोच के ज्वाइन किया था, मैंने खुद के इम्प्रूवमेंट के ऊपर जो है इसको ज्वाइन किया था, कि मतलब मेरे पास नॉलेज है
इस फील्ड का नॉलेज है मेरे पास, बट मैं उसे यूटिलाइज कहाँ पे करूँ? मैं खुद के लिए यूटिलाइज करता हूँ, कभी कभी फ्रस्ट्रेशन आते हैं, या कई जगह आप खुद के लिए कुछ काम कर रहे हो और फॉल्ट भी आपको निकालना है, आपको इम्प्रूवमेंट भी आपको करना है, तो कहीं ना कहीं होता है कि आप थोड़ा सा सहम जाते हैं, भाई गड़बड़ हो गई। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं, बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, तो आपको छोटे छोटे मिस्टेक भी ना लग जाएगा, अच्छा नहीं ये तो गलत है, आप समझ रहे हैं? तो आप उसे मतलब मेन जो मेरा कंक्लूजन ये कहना चाहूंगा कि इम्प्रूवमेंट और सबसे बड़ी बात एक्सपीरियंस। ठीक है, बेंगलुरु का एक ट्रूथ है, मतलब ये पता नहीं कितने लोगों ने आपसे बताया होगा नहीं, बट ये ट्रूथ है कि जो आप इंटर्नशिप करते हैं, मतलब आपने चाहे पीछे आपने 2 साल में 20 इंटर्नशिप कर ली हो, आप 2 साल बाद जब किसी कंपनी में जाएंगे, वो आपसे पूछेगा आपके पास वर्क एक्सपीरियंस कितना है, तो आप क्या बताएंगे? आप दो हाँ, आप 2 इयर्स का बताएंगे, बिल्कुल आप 2 इयर्स का बताएंगे, तो कहेगा अच्छा, फिर कहेगा दिखाइए प्रूफ, दिखाइए आप इंटर्नशिप के सारे सर्टिफिकेट, तो उसकी टेबल पर फैला देंगे, वो उठाएगा और उसमें आग लगा देगा, समझ रहे? दैट मीन्स आप जीरो। ठीक है, आपने इंटर्नशिप किया, आपने सीखने का वो लर्निंग प्रोसेस था, आपने कुछ कन्वर्जन नहीं दिया। उनका मानना ये होता है कि आप इंटर्नशिप कर रहे हो, दैट मीन्स आप कुछ कन्वर्जन नहीं दे रहे हो। आप ऐसा रियलिटी में होता नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों ने मान के रखा है। तो आप जो इंटर्नशिप कर रहे हो, एक्सपीरियंस आपका कितना है? 0 है। ठीक है, आप सर्टिफिकेट लगा सकते हो सकता है कि आपको 2 लोग बैठे हो तो थोड़ा बहुत 19-20 का प्रियॉरिटी दे सकते हैं, हाँ भाई इसने किया है और इसने नहीं किया है, तो दे देते हैं। लेकिन रियलिटी में ये ट्रूथ है कि वो 0 है, बिल्कुल 0 है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, तो जब मैंने बात की तो पता लगा वो इंटर्नशिप जो आपका वो 0 था। अब जब आप यहाँ कर रहे हो काम, तो यहाँ पे मतलब अब आप जो है जो भी करोगे आगे तक, तो कोशिश ये है कि कम से कम अगर आप किसी कंपनी में सेटिस्फाई होते हैं, थोड़ा भी सेटिस्फाई होते हैं, दैट मीन्स आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जा रही है, आपकी थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं कि आप मतलब उसमें घुटन हो रही है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एवरेज हो, मतलब बहुत अच्छा भी नहीं बहुत बुरा भी नहीं, तो 1 ईयर निकाल देना चाहिए, यहाँ का ट्रूथ है। 1 ईयर आप अगर कर लेते हैं तो आपकी वैल्यू यहाँ से यहाँ चली जाएगी, तो आप जो है एक्सपीरियंस आपके पास हो जाएगा। देखते हैं, अभी तो टारगेट तो 1 ईयर का है। हमारे भाई साहब हैं प्रोग्रामिंग फील्ड में हैं, वो भी जब ज्वाइन किए थे 16,000 से ज्वाइन किए थे। हाँ, मतलब पहले वो किसी और फील्ड में, बैंक फील्ड में जॉब करते थे, उसमें उनकी पेमेंट 28,000 थी। लेकिन जब सॉफ्टवेयर फील्ड में आए उनकी पेमेंट घट के 16,000, लेकिन उन्होंने ज्वाइन किया। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद आज उनकी पेमेंट 45,000 है, करीब 3 साल बाद। आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है। होता है जैसे आप हाँ, आपकी वॉइस कट रही है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा, मैं कह रहा हूँ जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा, जी बढ़ती है, मतलब सैलरी बढ़ती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और देखते हैं, और मैंने तो प्लान यही किया है कि घर थोड़ा भी लौटा ना जाए, और थोड़ा लंबे फासलों के बाद लौटा जाए, और फिर देखा जाए कि किस तरफ की राहें बदली है, किस तरफ के चौराहे, बस फिर देखेंगे। काफी दिनों बाद मुलाकात भी होगी। मतलब गेट का एग्जाम नहीं दिए थे? सॉरी, गेट का एग्जाम नहीं दिए क्या? गेट का एग्जाम वो भी ट्राई कर लिया भाई, ट्राई कर लिया, बट शायद मैं गेट पे कभी फोकस था नहीं, ट्रूथ ये है। और मैंने लोगों की वजह से मैंने भी फॉर्म भर दिया था। ये हुआ कि मुझे लास्ट सेमेस्टर में ये बताया गया, ऐसे ही पता चल गया कि इसका इंपॉर्टेंस है थोड़ा सा। उसके पहले बस लग रहा था कि जिसको एमटेक करना हो वो गेट कर ले, और जिसको जॉब करना हो कोई खास रोल नहीं है। तो ये तो अब पता चल रहा है कि बहुत सारे जॉब हैं जो एमटेक मतलब उसके गेट के थ्रू मिल जाते हैं। तो लेकिन उस समय नहीं पता थी, आखिरी के 1-2 महीनों में थोड़ी सी खबर लगी थी, बट उसमें क्या होता है, तो रियलिटी है कि उसमें क्या होता है, जब तक कि सच में जुनून ना हो पहले से। तो ऑलरेडी लोग फॉर्म भर रहे थे, मैंने भी कहा कितने लग रहे हैं, 1100 लग रहा है, अच्छा ठीक है चलो भर दो। तो मैंने भी भर दिया,
तो मैंने मान के चला कि मुझे बस उसमें क्वालिफाई करना है, मतलब बस अपने सीवी में लगा देना कि मैंने गेट क्वालिफाई किया है, मुझे उसमें किसी एमटेक में तो जाना नहीं है, पहली कंडीशन ये थी, और जॉब में उसके थ्रू कहाँ पे कुछ होगा। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है ऐसे ही चलते हैं, लेकिन मैं चला, कुछ रीजन था और घर पे चला आया और घर पे से ही कुछ हो नहीं पाया, तो इधर उधर में निकल गया 1 महीने और एग्जाम देके चला भी आया। मुझे याद है कि मैं जितना कट ऑफ होता है ना, कट ऑफ के बहुत क्लोज था, बस कट ऑफ पे लटका पड़ा था। तो आप जो है छत पे विचरण कर रहे हैं? नहीं यार, नेटवर्क प्रॉब्लम है ना, इसीलिए मैं सोचा छत पे चलता हूँ। अच्छा अच्छा, तो हाँ सही भी है, खुले आसमान के नीचे। बारिश वगैरह के क्या सीन है? बारिश, आसमान साफ है एकदम, देखो नीला नीला दिख रहा होगा। हाँ नीला आसमान ये नहीं, मैंने कई वैकेंसीज में देखा है कि उसमें गेट पास मांगता है, जैसे गवर्नमेंट की भी जो आती हैं उसमें भी मांगता है गेट पास होना चाहिए, इसीलिए मैंने सोचा अब मैं सोचा आपसे, सही है। अगर अब आप मुझसे कहेंगे कि गेट का क्या इंपॉर्टेंस है, मैं कहूंगा अगर गेट नहीं देना है तो बीटेक ही मत करो। लॉजिक ट्रूथ है। हाँ, अगर आपको किसी और फील्ड में जाना है, जैसे कि मैं जिस फील्ड को चुन के आगे आया और मैंने ट्रैक चेंज किया, तो मेरे लिए वो गेट इंपॉर्टेंट नहीं है। बट अगर आप मतलब टेक्निकल फील्ड में रहना चाहते हो, मतलब अगर आपने जिस कोर्स से किया है, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की है, तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में जाना चाहते हो, मतलब अंदर से जुनून है कि आपको उसी टेक में ही रहना है, तो अगर आप गेट नहीं दे रहे हो, दैट मीन्स अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। ठीक है, क्योंकि बहुत ऐसा नहीं, बहुत टफ एग्जाम होता है। मैंने एग्जाम को एक्सपीरियंस किया, हालांकि मैं असफल हूं तो कोई मेरी बात उतनी मानेगा नहीं, थोड़ी सफल होता तो ज्यादा लोग सीरियसली लेते, इसलिए मैं कहता नहीं ज्यादा, बट मैं शेयर कर रहा हूं ओपिनियन की बहुत टफ नहीं है। जो इंजीनियरिंग में आप पढ़ते हो सीरियसली, उसका बहुत पार्ट होता है, अगर आप उसी को सीरियसली ले लेते हो तो आप गेट आसानी से निकाल सकते हो। तो वो उनके लिए जो सीरियस हैं। अब मेरा लग ही गया था कि मेरा वो ट्रैक है ही नहीं, तो मैंने कहा कि यार एमटेक मेरे लिए नहीं है। मतलब अगर मैंने एमटेक चूज भी कर लिया तो इसका मतलब है कि मैं 2 साल अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दूंगा। और मेरे पास अगर 2 साल है जो एमटेक करने जा रहे हैं, मैं 2 साल देता हूं अपने खुद के एक्सपीरियंस और जॉब के लिए, और आई एम श्योर कि 2 साल बाद मेरी जिंदगी काफी बदल जाएगी। तो अभी तो प्लान में यही है, थोड़ा डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं है। और अरे उनका जानते हो, अंकित विश्वकर्मा? हाँ हाँ, अरे उनका भी प्लान है गेट करने का, एमएससी मैथ्स से कर रहा है बंदा ना, अच्छा मैथमेटिक्स से एमएससी किया है। हाँ, तो देने का प्लान है उसका, तो वही बता रहा था। हाँ दे दे। एमएससी, अच्छा बीएससी फिर एमएससी किया, मैथमेटिक्स से। डेडिकेशन है भाई। बहुत इंतजार किया बंदे ने। भाई अभी डेडिकेशन है भाई। लेकिन भाई टैलेंटेड, मतलब काफी जानकारी हो गई उसको मैथमेटिक्स से। अच्छा, तो ये वो काम करे, वो प्रोफेसर वगैरह क्यों नहीं बन जाता, या उसे गेट की फैकल्टी बननी है? नहीं, उसको एमटेक करना है शायद। अच्छा एमटेक की डिग्री लगानी है। आईआईटी से। हाँ, मेरे बैच में से मैं आपको बताता हूँ, जितने भी लोग थे सीएस में, उसमें से एक बंदा, मतलब कुछ लोग तो 2 साल पहले से गेट की तैयारी कर रहे थे, कम से कम 24 से 25 लोग। गेट का इतना भौकाल बनाया था लोगों ने, मतलब 2 साल पहले से लगे पड़े थे। और दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ कि बस एक बंदा एमटेक कॉलेज मिला, समझ रहे हैं, वो भी एक हैदराबाद की यूनिवर्सिटी है। अब मे भी अभी कई लोग सुनेंगे तो बुरा मान जाएंगे, बट ट्रूथ यही है कि एक बंदे को मिला और वो कर रहा है, मतलब पूरे जो हमारा बैच था उसमें से एक बंदा एमटेक कर रहा है, मतलब अभी उसका 1 साल पूरा हो रहा है। और उसमें से 2 लोग जो कैट के थ्रू जो प्रिपरेशन कर रहे थे, वो इस बार जा रहे हैं एडमिशन लेने आईआईटी जोधपुर में। 2 लोग किसके लिए? एमबीए के लिए। उसके अलावा ज्यादातर लोग टीसीएस में चले गए। टीसीएस क्योंकि 3-4 बार भर्ती हुई, तो लोगों ने सोचा कि जो दे रहा है उसी में सेटल हो लो। तो जो पहली बार छठे वो दूसरी बार में हो गए, जो दूसरी बार छठे वो तीसरी बार में हो गए। मैंने 2 बार ट्राई किया, मैं 2 बार छटा। मेरे पास मैंने इन्फोसिस ट्राई की, फेल रहा। टीसीएस ट्राई किया, फेल रहा। मुझे लग रहा था कि मैं इसके लिए नहीं हूं, बट मैं कहा चलो
एक्सपीरियंस होना चाहिए कि ट्राई करने में क्या जाता है यार, ट्राई कर लेते हैं। हाँ, तो मैंने 2020 में कई बार अपने कोर की तरफ लौटना चाहा। जैसे मैंने फर्स्ट इंटर्नशिप अपनी खत्म की थी, मैंने सोचा कि अब मैं अपने कोर की तरफ लौटता हूँ। मैंने 1-2 इंटरव्यू देखे, मतलब जाके एंड्रॉइड डेवलपर के पोस्ट पे, क्योंकि मेरा अगर मैं टेक्निकल फील्ड में आऊंगा तो मेरा जो सबसे फेवरेट फील्ड है वो है एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट का। तो क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, नॉलेज भी है, ऑलरेडी मेरे ऐप चल रहे हैं, तो मुझे आइडिया लगता रहे कि क्या मार्केट में अपडेट है, क्या नहीं चल रहा है। हाँ, एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट स्टार्टिंग के लिए मैं सही था, फ्रेशर है। इस समय देखा जाए तो स्कोप 2 चीजों का ज्यादा है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा। हाँ, इन दोनों में इस समय ज्यादा स्कोप है। बिल्कुल, मशीन लर्निंग आप जोड़ लीजिए उसी में, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसी का एक पार्ट है। तो आप कह सकते हो करंट टाइम में इन सब का बहुत ज्यादा रियली में स्कोप है, फ्यूचर इसी पे डिपेंडेंट है। इन सब का जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन कोई इंस्टीट्यूट करा नहीं रहा अभी, ये सिर्फ आईआईटी, मतलब वहीं साउथ में ही था कोई आईआईटी है, वही करा रहा था बस, बाकी किसी कॉलेज में नहीं है अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लोग दिक्कत क्या है ना, अब ये भी बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन वही है कि जो इंजीनियरिंग कॉलेज की जो हालात है, अगर आप कभी बैठ करके सोचते होंगे कि इतने आईआईटीज है हमारे पास, इतने एनआईटीज है, और उसके बाद आप स्टेट यूनिवर्सिटीज ले लीजिए, मैं केवल गवर्नमेंट वाले की बात कर रहा हूं, आप प्राइवेट को मत लेना इसमें। गवर्नमेंट में इतने कॉलेजेस है, हर साल इतने इंजीनियर प्रोड्यूस हो रहे हैं, जा कहां रहे हैं? लॉजिक है, जा कहां रहे हैं? और जो उन्होंने कैप्चर किया है, जो उन्होंने सेमेस्टर में एग्जाम दिया है, रियलिटी बता रहा हूं, इंजीनियरिंग कॉलेज में सेमेस्टर की जो लोग पढ़ाई करते हैं ना, मैंने फर्स्ट ईयर में बहुत पढ़ाई की। फर्स्ट ईयर मैंने, क्योंकि पता नहीं था, ऐसे जैसे होते क्या पढ़ना है, पढ़ना पढ़ना पढ़ना। फर्स्ट ईयर के बाद आइडिया हुआ कि जितना तुम पढ़ोगे उतना फंसोगे, मतलब अगर आप ज्यादा पढ़ रहे हो तो आपके मार्क्स उतने ही कम आने हैं, ये ट्रूथ है। तो लोगों ने धीरे पढ़ना बंद कर दिया, तो होता ये क्या, कल एग्जाम है, आज रात में पढ़ना है। हमारे पास एक सेमेस्टर में 6 महीने होते हैं, तो अगर आपके पास 2 महीने आप सीधा तेरे निकाल लीजिए, उसमें से आपके 2 सेशनल आते हैं और 1 सेमेस्टर आता है, तो आपके पास 4 महीने होते हैं। आप 4 महीने कुछ भी किए हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसा नहीं कि आप जो क्लास में जा रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, वो आपके काम आने वाला है, क्योंकि आपको जो पढ़ना है एग्जाम में अपनी तरफ से ही पढ़ेंगे, ठीक है? तो आप एग्जाम जो देंगे अपनी तरफ से देंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है, या कई लोगों को लगता होगा कि इसमें जो बिग डेटा, जो हमारा फ्यूचर जिस पे डिपेंडेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये हमारे सिलेबस में बस ऐसा है कि थ्योरी है, मतलब है, ऐसा नहीं है। सीएस वालों में, आईटी वाले फील्ड में बहुत अच्छे से लिखा है, उसका पेपर भी हो जाता है, लेकिन बस वो पेपर बच्चे लास्ट टाइम पढ़ते हैं कि कौन सा क्वेश्चन पिछली बार आया था, या कौन सा क्वेश्चन हमें आंसर रटना है, जाके देना है, दैट्स इट। नो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, नथिंग। तो जो कुछ अच्छी आईआईटीज हैं जो रियली में उसको सीरियसली लेती हैं, और वो बच्चे करते हैं, सीरियसली करते हैं। और ज्यादातर तो इंजीनियर आजकल यूट्यूबर, ब्लॉगर और टूर ट्रेवलर, यही सब बन रहा है। सही कह रहे हो। आप देखना, बड़े से बड़े जितने भी आप देख रहे हो ना, बड़े बड़े यूट्यूबर ले लो, ब्लॉगर, सब वही बने जा रहे हैं। तो जो जिनको पढ़ना है बन ही नहीं रहा है, नौकरी छोड़ के बन रहे हैं यूट्यूबर। अच्छी गूगल की नौकरी छोड़ के यूट्यूबर बन रहे हैं। हाँ, सीएस जोजो, एक एग्जाम मेरे सामने नाम याद है, सीएस जोजो, गूगल की नौकरी छोड़ के। रमित वर्मा नाम है, रमित वर्मा, वो भी है। अरे ऐसे बहुत होंगे, तो बहुत मतलब है यार, बहुत है भाई। कुछ है ना कि जो पेमेंट बहुत ले रहे हैं, कमा ले रहे हैं, बहुत पैसा हो गया, लेकिन कह रहे हैं यार बात नहीं बन रही, थोड़ा सा फैन फॉलोइंग इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग यूट्यूब पर उतर गए, क्योंकि बोले पैसे तो अपने पास है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी मैंने काम कर लिया है, एक्सपीरियंस हो गया है, तो मैं फ्रीलांसिंग पे, जो लोग फॉरेन में काम करके आ गए 1-2 बार बेसिकली, राइट, वो फ्रीलांसिंग पे ज्यादा बिलीव करते हैं। दीपक भाई, ये ट्रूथ है कि वहां पर आपको ना डॉलर और मिनट के हिसाब से आपको पैसे दिए जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि आपको फुल टाइम करना है, आप वहां पे 1-2 घंटे भी काम करके अपना काम चला सकते हो, क्योंकि आपको उसी हिसाब से पेमेंट मिलता है। तो लोग जो वहां से होकर आते हैं तो फ्रीलांसिंग पे ज्यादा बिलीव करते हैं। तो वही है, यूट्यूबर बनने, अगर उनको लग रहा है कि मुझे एक बैकअप में जॉब रखनी है, तो वो फ्रीलांसिंग पे करते हैं। और एक उसका वीडियो दिखाओ आपने, फ्लाइंग बीस्ट का। फ्लाइंग बीस्ट अगर नाम सुना हो तो उसका नाम वो है गौरव तनेजा, मतलब एरोप्लेन का, मतलब पायलट, कैप्टन, जॉब छोड़ करके फिर यूट्यूबर। बंदा आईआईटी रुड़की से, आईआईटीएन है भाई, आईआईटी रुड़की से, बंदा टैलेंटेड है भाई। अच्छा मतलब
कितना कमा लेते हैं यूट्यूबर की कोई लिमिट नहीं है भाई। अब आप मुझे मत कंपेयर करना, क्योंकि मैं बहुत बहुत लो कास्ट में यूट्यूबर में आता हूँ। मैं बस मेरे सामने बस उसका बस स्टैंप लगा हुआ है, बस और कुछ नहीं है। मुझे तो लगता है टाइम ही नहीं देते हो, इसीलिए कम है, टाइम कम दे पाते हो क्या यूट्यूब पे? भाई और आप देखोगे 3-4 महीने में एक बार लौटता हूँ, और वही मैं देखता हूँ, वीडियो भी बहुत कम आते हैं। और जब आते हैं तो बस वो होता है कि सबसे बड़ा जो फॉर्मूला होता है वो होता है कंटिन्यूटी का। एक्सेप्शनल केस को छोड़ दीजिएगा, ऐसा नहीं कि आपने 6 महीने में एक वीडियो डाला वायरल हो गया, अपनी किस्मत इतनी अच्छी ना है। हाँ, अपनी किस्मत है कि लोहा मारते रहो कभी गर्म होगा तो गर्म होगा। तो बस मुझे पता है कि वो निगेटिव चीज क्या है, निगेटिव कि ऑडियंस क्यों आएंगे मेरे पास, कंटिन्यूटी नहीं है। और प्रॉपरली जो लोग फोकस कर रहे हैं या तो फुल टाइम फोकस ही कर ले रहे हैं उस पर, और या तो उनके पास एक बैकअप है, और अपने पास बैकअप ही नहीं है। अपन बैकअप बना रहे हैं भाई। अगर मैं इसमें उतर जाऊं यूट्यूब पे तो कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा, और उससे बचने के लिए मैं उससे बिल्कुल अलग नहीं हो रहा हूं। मैं कभी कभी आता हूं, आ जाता हूं ऐसे ही, मन के आ जाओ, मन के आ जाओ, तो 50-60 लोग 70 लोग जो भी देख लेते हैं तो बहुत है, उतना मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। और क्योंकि अभी बेस बन रहा है, लौटेंगे, क्योंकि जाहिर सी बातों को मैं उसमें इंटरेस्ट रख रहा हूँ। मतलब कुछ नया रूप दो उसको, कुछ नया, मतलब लीक से हटके वीडियो डालो, जैसे ढिंचक पूजा। अरे भाई, ढिंचक पूजा का तो लोगों ने लिया, ऐसी भी नहीं चाहिए भाई, ऐसा भी नहीं चाहिए। बल्कि मैं सही हूँ, लोग नहीं जानते वो ज्यादा सही है, उसके कंपैरिजन में लोग जाने। अब कल कहोगे कि राखी सावंत दीपक कलाल, तो ऐसे ऐसे जो योद्धा हैं इनको भारत रत्न 2 बार देना चाहिए, और फिर उसके बाद इनको चांद पर भेज देना चाहिए कि आप चले जाओ भाई। हाँ, मतलब ये लोग बस अच्छा, मीडियम बने रहे। मैं कभी कभी सोचता हूँ ये कैरी मिनाटी जैसे लोग इतना हिट कैसे हो जाते हैं, क्या खास है इनमें? भैया अभी अभी उसका जो नया वीडियो आया अलगार वाला, मतलब ये ऑलरेडी रिकॉर्ड तोड़ेगा। उसका जो पहली बात है, जो सब वीडियो डिलीट हुआ है, मतलब हंगामा हो गया है। और करंट टाइम में जो उसके हैं, अब तक अमित भड़ाना था इंडिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर, मतलब 10 मिलियन उसने सबसे पहले क्रॉस किया, और 20 मिलियन सबसे पहले क्रॉस किया सब्सक्राइबर में। इसने कल रात को क्रॉस कर दिया है 20.1, कैरी मिनाटी ने। दैट मींस इंडिया बिगेस्ट यूट्यूबर का इसने रिकॉर्ड बना दिया है, और अब ये जाएगा। इसके पीछे एक लॉजिक है, आप जो कंटेंट दे रहे हो, अगर आप चीजों बता रहे हो, हेलो बच्चों, आपको सुबह उठ करके माता पिता के चरणों को स्पर्श करना चाहिए, संध्या वंदन करनी चाहिए, तो लोग जैसे आपके वीडियो देखेंगे बंद करेंगे और निकल लेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते सुनना। उसके बाद फिर अगर दूसरी तरफ आओ, हेलो गाइस व्हाट आर यू डूइंग, समथिंग समथिंग, एक दो वर्ड इसमें जोड़ दो, मैं नहीं यूज कर सकता उस वर्ड, तो जोड़ दो। दैट मीन्स आप यूथ से कनेक्ट हो रहे हो, राइट? यूथ से कनेक्ट हो रहे हो। मैं आपको वहीं ले चला हूं जहां से आप सवाल है, यूथ कनेक्ट हो रहे हो। उनकी जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, अपने देश में इंजीनियर बहुत ज्यादा हो गए हैं बेरोजगार के साथ साथ, क्योंकि हर साल इंजीनियर प्रोड्यूस हो रहे हैं, और कोई ना कोई मतलब डॉक्टर कॉलेज से, मेडिकल कॉलेज से आ रहा है, या थोड़ा हाई यूनिवर्सिटी से आ रहा है, सब यूथ हो रहे हैं। और यूथ का जो रेंज ज्यादा है, यूथ जो अपनी बोलचाल में लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन हाँ, वो जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो उसे रिस्पेक्टफुल मानते हैं। वो कहते हैं हम अगर ऐसा नहीं बोलेंगे तो इसका मतलब इज्जत नहीं देंगे। ये ट्रूथ है। इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर कई बार होता है, एक्सेप्शनल केस छोड़ दिए, मैं एक्सेप्शनल केस था, बचा गया, और कई बार उसका सामना हुआ, बट कई लोगों ने अगर इज्जत से बोलते, मुझे आज भी याद है जब मैं किसी से फर्स्ट में था, मैंने बस मेस पर था, मैंने कहा भाई वो चावल देना, चावल का मतलब इधर खिसका देना। 2 बार मैंने बोला था, उस बंदे ने नहीं सुना। मेरे बगल में एक दोस्त था, उस बंदे ने गाली देके उसको बुलाया, और वो करा हाँ भैया लीजिए। समझ पा रहे हो एडिट करना? मैं शौक में रह गया भाई, ये क्या था। उसने बताया कि देख यहाँ की ऐसी है, अगर ऐसा बोलेगा तो ऐसा होगा, ऐसा बोले। मैं कह रहने दो, मैं खुद चावल ले लूंगा भाई। तो ये वहां का वो लोग उसी में डरना चाहते हैं। और जिस पर आप बात कर रहे हो, वो जिस तरह की कंटेंट यूज कर रहा है, लोग वो सुनना चाह रहे हैं, ठीक है, उसको वीडियो को वेट करते रहते हैं। और एक तो कुछ ना कुछ आप एक्सेप्शनल दीजिए, मतलब या तो आप चर्चे में आ जाइए। करंट टाइम में जो टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का वो एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी पूरी तगड़ी सी, राइट? ऐसे टिकटॉक नहीं गायब हो जाएगा। देखिए जो भी है अपनी अपनी तरफ है, आप अगर इसका रिसर्च करें, मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया था,
दोनों में बहुत डिफरेंस है। उस पे जो लोगों का मेन, कुछ लोग बहुत अच्छे लोग निकल के आए जिन्होंने अपना ओपिनियन दिया। बेसिकली किसी को टिकटॉक से प्रॉब्लम थी नहीं, बेसिकली प्रॉब्लम थी टिकटॉक के कंटेंट से। मतलब, और टिकटॉक में भी दिखा दूंगा 10 लोग का ऐसे नाम बता दूंगा कि आपको लगेगा यार क्या बढ़िया कंटेंट बना रहे हैं, राइट, जिनको मैं मतलब ऑब्जर्व करता हूं कि यार टिकटॉक पे ऐसे लोग की जरूरत है। मतलब 15 सेकंड में आप नॉलेज देके निकल जा रहे हो, 15 सेकंड में आप इंटरटेनमेंट करके निकल जा रहे हो। आप 10-10 मिनट का वीडियो बना रहे हो, इतना एफर्ट कर रहे हो, तो भी सामने वाले को वो खुशी क्यों नहीं आ रही उसके चेहरे पे? लेकिन बस एक आता है 15 सेकंड में अचानक से कुछ कह जाता है और आपको हंसी आ जाती है। दैट मीन्स वो एनर्जी थी। दैट मीन्स ये कंटेंट की पावर है। वहां पे बहुत अच्छा है टिकटॉक। लेकिन जब वहां पे लोग, अब गांव के जितने बेरोजगार जैसे खाली पड़े लिपस्टिक माचे पतन क्या बन बन के उसे मुजरा किए जा रहे हैं, ये वर्ड सही नहीं बट यूज करूंगा वैसे हैं तो कहीं कहीं इनकी वजह से भाई बहुत बहुत अश्लील वीडियो पड़े हुए हैं। यूट्यूब पे भी है, बहुत थे यूट्यूब पे, बहुत ज्यादा फिल्टर हुए हैं, बहुत ज्यादा रूल्स बदले हैं, लेकिन अभी भी है। लेकिन उसमें जो एक पॉलिसी है, और टिकटॉक के पास यही एक चीज नहीं है, पॉलिसी नहीं है कि उसमें आप 18+ लगा दीजिए, 18+ ऐसा कुछ है या कुछ ऐसी पॉलिसीज नहीं है। मे भी आ जाए फ्यूचर में, बट हमारे देश के भी लोग बहाने मित्रों जैसे ऐप निकाल के और अरे यार इतना बड़ा बेवकूफी करते हैं, मुझे तो बड़ी हंसी आई। उससे बड़े बेवकूफ तो हम जैसे लोग हैं, हम जैसे मतलब जो देश की जनता है, इंस्टॉल करके वो इस बात पे इंस्टॉल कर रही कि इंडियन है। दिक्कत ये भाई, हमारी हालत ऐसी है कि हम कुछ नहीं करना चाहते। हम बस क्या करना चाहते हैं कि देखो 1973 में हमारे देश के इस बंदे ने ये किया था। हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। आज क्या कर रहे हैं ये तो देखो। हाँ कुछ नहीं। मतलब उन्होंने क्या किया था देखो, वो कहेंगे सानिया मिर्जा को देखो, ये हमारे देश की वो वहां पे गई है। गूगल के सुंदर पिचाई को देखो, अगर सुंदर पिचाई इंडिया में रह गया होता तो समझ पा रहे हो क्या होता? कोई नहीं जानता। ट्रूथ है। हमारे में से कई लोग यही बात पे खुश होते रहते हैं कि वो देखो विदेशी का जो मालिक हमारे इंडियन है, प्राउड करना चाहिए, हमें गर्व है कि वो भारतीय है। अरे भाई तुम क्या कर रहे हो ये बताओ। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे अभी हम फोन लेने जाते हैं, कहते हैं हम इंडियन फोन ले। कौन सी इंडियन कंपनी है जो फोन बना रही है? कौन सी कंपनी है? कोई है? एक बस वही छोटा सा वो टाटा इंडिकॉम का एक फोन आया था टाटा इंडिकॉम का एक फोन आया था, और उसके अलावा मेरी जानकारी में कोई नहीं है, हो तो मुझे नहीं पता। ठीक है, माइक्रोमैक्स, इंटेक्स, कार्बन ये सब है, लेकिन इन लोगों का फोन जो है अगर 10,000 का ले रहे हैं उतने फीचर्स नहीं है, कौन लेगा इनका फोन? तो 10,000 का हम रेडमी, एमआई, रियलमी ले लेंगे, अच्छे फीचर मिल जाएंगे हमें। और जो भी हम लोग जो एमआई पे जो मेड इन इंडिया स्टैंप लगा देते हैं, बेसिकली वहां पे होना चाहिए असेंबल इन इंडिया, नॉट मेड इन इंडिया, राइट। जस्ट वी आर टेकिंग लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। मतलब हम सारी चीजों को ले रहे हैं और एक साथ हम उसे असेंबल करके हम सादे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। तो उसका होना चाहिए असेंबल इंडिया, लेकिन नहीं भाई मेड इन इंडिया लगाए, दैट मींस स्टैंप लगाए, और मोदी जी ने इसका प्रचार किया। यहाँ तक कि आईफोन भी अब असेंबल करती है चाइना से भाई, उसके सारे पार्ट्स वहीं के होते हैं। देखो अब नहीं, पहले से ही ऐसा होता है भाई, पहले से ही ऐसा होता है। उसका एक रीजन है। देखो दो तरह के, एक घर है, इस घर में 3 तरह के लोग हैं, 3 तरह के वर्कर हैं बहुत अच्छे लेवल के, ठीक है। सामने से एक बंदा आता है, एक कंपनी आती कहती है मैं आप ये मेरा आइटम बना दीजिए, मैं आपको जो है 20,000 रुपए दूंगा। एक बंदे को उसने पकड़ा, और तीनों बंदे के पास नॉलेज सेम है। अभी मैं नॉलेज सेम रखता हूँ, बाद में अलग रखेंगे। एक बंदा आता है कहता है मैं आपको इसी काम के 40,000 रुपए दूंगा, बगल वाला काम करता है। एक बंदा के कहता है मैं आपको 1,00,000 रुपए दूंगा, लेकिन मुझे ये काम चाहिए, ये फीचर चाहिए, दैट्स इट। बनाने वाले एक ही देश के हैं, वर्कर एक ही साथ के हैं, बट वहां पे पैसे का डिफरेंस आ रहा है, राइट। एक ही जगह से जब वही काम जो है आपका एप्पल करता है, वो अच्छा पैसा देता है, अच्छा लेता है, और क्वालिटी प्रोड्यूस करता है, राइट। और हम क्या करें कि हम 10,000 में ऐसी चीजें, तो बनाने वाले लोग कह रहे हैं भाई मेरा तो जो जहां पे पैसा ज्यादा लग रहा है तो हम उसी तरफ से वैल्यू देंगे। और इसी की वजह से वो आज भी एप्पल की इज्जत है सर पे। आज भी मैकबुक, स्टार्टिंग मुझे लगता था यार कि ये मेरा एक्सपीरियंस है कि यार ये जो एडिडास वगैरह के जूते हैं, राइट, मैं यार क्या यार लोग 2,000 का 3,000 का जूते ले रहे हैं, उनका तो एक बार ले लेंगे, पुराना हो जाएगा 6 महीने में, मैं उतने में जो है 4 जूते बदलूंगा साल भर में। ये मेरा कंसेप्ट मानना था।
बट मैंने कभी एडिडास के जूते पहने नहीं थे। जिस दिन मेरे किसी के यहाँ जा रहा था, शायद भैया के यहाँ, उनके मैंने एक बार जूते बस एडिडास के से ट्राई किए। मैंने कहा कि मुझे आदत नहीं है, हो सकता है मुझे awkward फील हो, बोले नहीं ट्राई करो। मैंने उस दिन एडिडास के जूते ट्राई किए और मैं 3 या 4 किलोमीटर तक वॉक किया था, मार्केट जाना और आना। उस दिन रियलाइज हुआ भाई, मतलब एडिडास का जो जूता है, जो पैसे ले रहा है, वो मजा नहीं आया मुझे जो 4 बार मैंने जूते बदल चुके थे। दैट मीन्स वहां पे वैल्यू है, सच में वैल्यू है तब जब मुझे पता चला। मैंने सोनी का फोन यूज किया है, ये अलग बात है कि 1 महीने यूज करने के बाद तो पानी चला गया उस पर, तो 21,000 डूब गए मेरे, आज भी याद है मुझे। उसके बाद मैंने यूज किया आपका गैलेक्सी, सैमसंग गैलेक्सी J7 जो मार्केट में नया आया था। 27 दिन यूज किया, रेलवे स्टेशन पे चोरी हो गया था। तो 2 फोन यूज किया, दोनों का एक्सपीरियंस है मुझे। उसके बाद जब मैं MI पे आया, मैंने कहा अब 10,000 के नीचे बजट रखना है। अब Redmi 3S Prime यूज कर रहा था। ऐसा नहीं कि भाई सारे फीचर तो मिले, लेकिन जो मजा मुझे सोनी में आया, मुझे सैमसंग में नहीं आया। जो सैमसंग में आया वो MI में नहीं आया। दैट मींस वहां पे वैल्यू तो है। वो तो है, सही बात। डिपेंड करता है कि आपके रिक्वायरमेंट, जैसे मेरी करंट टाइम में क्या रिक्वायरमेंट थी उस समय, मैं कहा 10,000 के नीचे फोन होना चाहिए, ये सारे फीचर होने चाहिए, मैं काम चला लूंगा, मुझे बहुत स्टैंडर्ड नहीं चाहिए। तो MI उस समय लॉन्च हुआ, MI बहुत क्रेज से आया और MI ने मेरा साथ दिया, तो MI को सलाम, सलूट। और काफी चीजें हैं, तो बहुत सारे लोग करंट टाइम आप देख रहे हैं चाइनीज प्रोडक्ट का बायकॉट कर रहे हैं बहुत अलग अलग तरीकों से। अरे कुछ 2-3 दिन की हवा है, सब ठंडे पड़ जाएंगे। होने वाला कुछ ये तो मुझे याद है कि जब मैं क्लास 5 या 6 में था, तो एक तब तो व्हाट्सएप मोबाइल ये सब तो थे नहीं, लेकिन न्यूज वगैरह पैसे सुनाए जाते थे कि इस दिवाली पर चाइनीज प्रोडक्ट का करे बहिष्कार और अपनाए घर के दिली, घर के जो भी पटाखे, ये सब घर के चीजें। 5 क्लास में भाई, 6 क्लास में। आज 8-9 से उधर ले लो 6-4-10 साल हो गए, हमको कहीं नहीं दिखा कि चाइना का कौन सा झालर बाहर चला गया। दिवाली पे आज भी हम जाते हैं, कहते हैं हमको जो रंग बिरंगी वाला झालर है, जो बहुत कलर का, वही दे दो। कहते हैं ये चाइना का। अरे कौन फर्क नहीं पड़ता, लाओ दो। जब हमारे पास है ही नहीं तो हम क्या करेंगे, लेंगे। वही है ना, कई बार हमें कुछ काम करने पड़ते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे हम उसे रोक नहीं सकते, क्योंकि वी आर डिपेंडेंट ईच अदर, हम सभी एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आप सोचे यहाँ पर लोगों ने जब ये बात आई ना कि आत्मनिर्भर बनो, इसको लोगों ने अलग अलग तरीके से लिया भाई साहब। कुछ लोगों ने ऐसा कह लिया कि मतलब कि जो बच्चे हैं, मतलब ये कहीं पे कहीं ऐसे मजाक के तौर पे इसको लिया गया हो, जैसे लिया गया हो। ऐसे ही मुझे देखने को मिला कि अपने जो पेरेंट्स को था वो घर से निकाल दिए। उसके बाद अपने पेरेंट्स को कहता है कि आत्मनिर्भर बनो, ठीक है। इस तरह की चीजों, आप उसमें ये भी मैसेज निकल के आ रहा था कि आप किसी पर डिपेंडेंट मत रहो, चाइना पर मत रहो, दूसरे पर मत रहो। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप चाइना पर मत रहो, नेपाल पर मत रहो, दैट मीन्स आप समाज को जो डिफिनेशन होती है वो खत्म कर रहे हो आप। तो आप इतना एक रेंज बना रहे हो, अपने इंडिया को एक कुआं बना ले रहे हो, उस कुएं में आप रह रहे हो, क्योंकि आज आप उनको सब कुछ प्रोड्यूस करके दे रहे हो, तो उनसे भी आप कुछ ले रहे हो। तो जो आयात निर्यात की जो बात होती है, तो कहीं ना कहीं वो, जैसे मुझे तो आज भी, मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान से लड़ाई होती रही है, बॉर्डर पर लोग शहीद हो रहे हैं। हालांकि ये अच्छी बात नहीं है, दुख की बात है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि हमने इंडिया वाले लोग पाकिस्तान जाना बंद कर दे रहे हैं या पाकिस्तान के लोग इंडिया में आना बंद कर दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ना, कि उसकी अलग पॉलिसी होती है, और आपको तो ज्यादा बेहतर पता है इस पॉलिसीज के बारे में, आप इकोनॉमिक्स को भी स्टडी कर रहे हैं, तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। जो चाइना का जो व्यापार है इंडिया के साथ, 60 बिलियन डॉलर का सरप्लस है। 60 बिलियन डॉलर करीब आ जाएगा 7 से 8 लाख करोड़ रुपए, यानी भारत का जो मतलब सालाना बजट है 30 लाख करोड़ का है। और जो आएगा उसमें 8 लाख करोड़, मतलब बहुत ज्यादा सरप्लस में। तो हम हमेशा चाहते हैं कि इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, जैसे दवाई बनाने वाली, बहुत पूरे वर्ल्ड लेवल पे जानी जाती है सस्ती दवाई बेचने में। बिल्कुल, हम लोग चाइना को कहते हैं भैया आप मतलब दवाई बेचने की परमिशन दीजिए चाइना, लेकिन वो देता नहीं है। अगर जिस दिन वो दे देगा उस दिन हम सरप्लस हो जाएंगे, उल्टा हो जाएगा। अच्छा, और वही नहीं दे रहा है। और एक चीज याद रखिए, जिस देश के साथ हमारा ट्रेड जितना मजबूत होगा हम कभी उससे युद्ध नहीं करेंगे।
बिल्कुल। जैसे अभी चाइना से तनातनी चल रही थी ना, तो आपने सुना होगा, लेकिन कुछ हुआ कुछ नहीं, समझौता हो गया। अभी देखो कल बैठक हुई थी, क्योंकि चाइना इंडिया से कभी युद्ध नहीं करेगा। और देखो पाकिस्तान से हम हमेशा लड़े पड़े रहते हैं, उसके साथ ट्रेड ही नहीं है हमारा, कुछ वो नहीं, टक्कर ही $1 नहीं। बिलियन भी नहीं है। तो हाँ, इसीलिए खतरा इधर ज्यादा है, कभी भी हमला हो सकता है इधर। तो जो चीन के तनाव हैं और चीन के और बाकी बाकी जो कह रहे हो कि ये स्वदेशी अपनाओ, इससे कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर स्वदेशी अपनाना होता, गवर्नमेंट जो आयात कर रही है उसको बंद कर देती, भाई हम अपने यहाँ ही प्रोडक्ट करेंगे, अपने लोगों को ही बेचेंगे। हम ऐसा कुछ इसमें करेगी नहीं हाँ, वो। हम इसमें जो है चाइना का एग्जांपल ले सकते हैं। आपको ऑलरेडी पता होगी ये बात कि जो गूगल है वो चाइना में नहीं चलता है, मतलब वो बैन है। हाँ, मतलब यहाँ तक कि जो उसका व्हाट्सएप है चाइना में है, बट उसका अल्टरनेटिव है, और जो भी वो डेटा उसका है वो, अलग से है वो। हाँ, वो चीन के अंदर ही रहता है। तो मे बी क्योंकि उसने डेवलप किया, अपने खुद के लिए डेवलप किया, और शायद इसलिए है कि वो इंडिपेंडेंट हो पाया औरों से जैसे ज्यादा। वहाँ की जो मैन्युफैक्चरर इंडस्ट्री है, जैसे मोबाइल बनाने वाली कंपनी हो गई, तो चाइनीज गवर्नमेंट उनको सब्सिडी देती है कि भैया तुम सस्ता बनाओ। सस्ता बनाने बिल्कुल। के लिए उनको सब्सिडी देती है पहले से ही, इसलिए उनका प्रोडक्ट इतना सस्ता होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने यहाँ किसी एक कंपनी को बढ़ावा, जैसे रिलायंस को देख लीजिए, रिलायंस को हम कितना बढ़ावा दे रहे हैं। भाई हद है, मतलब बंदे ने कुछ नहीं छोड़ा। मतलब अगर मुझे हम्म। लगता है कि कल डायपर भी होगा ना, तो डायपर भी बनाएगा वो। मतलब सोचिए, जियो। हाँ, रिलायंस को आगे ले जाने के चक्कर में हमने कितनी मोबाइल कंपनियों को मतलब सिम, मतलब नेटवर्क जो है, जैसे एयरसेल, यूनिनार, बलि दे दी, बंद हो गई गली थी। सारी। बिल्कुल बिल्कुल। भाई कब तक तड़पे, करेगा मुझे मोक्ष दे वही दो। तो। और हम्म। एयरटेल वेयरटेल तो बहुत मजबूत है, तो थोड़ी टिकी पड़ी है। नहीं तो ये कभी भी जा सकती हैं, ऐसा नहीं, मतलब थोड़ा सा पैसे हैं तो जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। इस बंदे ने सिम फिर से एयर शुरुआत की। एयरटेल। एयरटेल का 2% शेयर खरीदा अभी अमेजन ने, $2 बिलियन का। अच्छा। ओ। अमेजन ने खरीद लिया, अभी कल परसों की न्यूज है। अच्छा अच्छा। और मुझे हम्म। तो ऐसा केस आता है कि कल कहीं ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ एक तरफ जियो चलेगा और एक तरफ एयरटेल वोडाफोन का कॉम्बिनेशन, क्योंकि हाँ, यही होने वाला है। यही होने वाला है। और जब बड़े स्तर पर युद्ध होता है तो दो कमजोर कमजोर लोग मिलके मजबूत बनने की कोशिश करते हैं। और जैसे हाँ, वही वही। वोडाफोन में ऑलरेडी एक दो कंपनियां समा गई हैं, और एयरटेल में भी शायद एक दो कंपनियां वोडाफोन समाई आइडिया। हैं। हाँ। और हज तो जमाने हो गया, हज को आइडिया ने शायद कवर किया था। हाँ। हाँ, कैसा था? हज को आइडिया ने खाया और आइडिया को वोडाफोन ने खा लिया। अरे वाह भाई, ये तो डायनासोर वाला सिद्धांत चल रहा है भाई। लैमार्क बात था, डार्विन बात था, मैं भूल गया कि जो डार्विन मजबूत बाबा, रहेगा। योग्यता अच्छा। की उत्तरजीविता, डार्विन बाबा बोले थे। जो योग्य है वही जीवित रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे वो भी ला चलता है, मार्कोनी काफ रूल ना, गरीब को गरीब बनाओ, अमीर को अमीर बनाओ। किसका रूल है ये, मार्कोनी काफ है, एंटी मार्कोनी काफ है? नहीं, मुझे मुझे नहीं पता है। अच्छा। ये केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है। हाँ, केमिस्ट्री में कौन पढ़ा रहा था? अच्छा, वो पान खा के कौन थे? तिवारी जी, क्या सूर्यभूषण। नाम था? नहीं नहीं। सूर्यभूषण। अच्छा, वही थे। हाँ, अरे वही वो तो थे, क्लास में एंट्री लेते तो पहले पान खाते थे। अरे भाई, वो वह बंदा खजूर। कहता था, वो बंदा तो कहता था कि ओम्स लॉ का डेरिवेशन करो। वही है ना, ओम्स लॉ का डेरिवेशन। भाई वही है ना। ओमशिला वाले तो वो है, इंद्रनील थे ओमशिला के। अरे भाई हाँ, इंद्रनील, अरे भाई बंदा, उसके पास दो सवाल फिक्स थे। मैं भी एक दो दिन परेशान आदर्श था। कृष्णिका, आदर्श कृष्णिका और ओमशिला। मैं एक दो दिन परेशान था, फिर मैं कहा यार आज मैं अच्छे समझ लेता हूँ। फिर मैं हर बार बनाने लगा, फिर कहता गुड गुड गुड। मैं कहा यार कल ही तो कहा था गुड, आज ही फिर कह रहा है, इसमें नया क्या है? भाई एक तो उसे अ, उसे कुछ आता नहीं था सच में, वो मतलब उससे मैनेजमेंट कोटा से हुआ तो जबरदस्ती पढ़ा रहा था। यार क्या तगड़ी यादें हैं भाई। बंदा कहता था कि अ, एक ही चीज और धन्य है देव,
और दीपक सर जब मिलते थे उससे वही मजे लेते थे। दीपक सर दोनों में काफी बनती थी, और वो हाइट में भी काफी डिफरेंस था, तो हाइट के ऊपर भी कई बार मजे लेते रहते थे। और शादी को लेकर भी वो एक से बढ़ के कॉमेडियन है हमारे पास थे। अब क्या हाल है पता नहीं, और सुनील से इस बारे में बात नहीं हुई, नहीं तो 80 से कुछ खबर मिलता। अब 80 भी वहां नहीं है तो उनकी खबर नहीं मिल रही है मुझे। तो वहां तक खबर मिली थी कि कात्यायनी। दीपक श्रीवास्तव इस समय अकेले पड़ गए हैं, लड़के साथ नहीं है उनके। क्या बात कर रहे हैं? कोचिंग बंद हो गई ना उनकी। हाँ, एक बार सुनने में आया था कि बंद हो रहा है। अच्छा, हाँ बंद बंद हो हो गया गई। था। हाँ हाँ, तो फिर से शुरुआत नहीं हुई क्या? अब नहीं करेंगे, नौकरी जा और सकती भाई, पकड़े पकड़े। हाँ, इसीलिए तो हम लोगों को बड़े सुबह पढ़ाते थे वो, बड़े सुबह 5 ही बजे बुला के पढ़ा के छोड़ देते थे 7 बजे तक। कभी कभी जो कोचिंग का नाम नहीं रखा, मतलब बिना नाम के कोचिंग, लेकिन फिर भी बंदे की पॉपुलैरिटी देखो यार, बिना नाम के कोचिंग। मतलब कल को ये कह दे कि आप किस कोचिंग में थे। वैसे अगर सच पूछा जाए तो हमें जो भी नॉलेज था साइंस के बारे में, फिजिक्स केमिस्ट्री में, उन्हीं की देन थी। बिल्कुल बाकी भाई, कोई और बिल्कुल। पढ़ाने वाला नहीं। मतलब अगर ये चलें कि 12th के बाद हमने कहाँ से नॉलेज गेन किया, तो मुझे नहीं लगता कि वही वो है। हर जगह जीरो ही है, वही है। उनके एक एक जो कंसेप्ट थे भाई साहब, लॉजिक, मुझे उनकी हर एक चीज बात याद है। कि उनकी बहुत अच्छी बात याद है मुझे कि किसी ने पूछा था ऐसे ही, अच्छा हाँ मुझे ही तो समझा रहे थे यार, ये मेरे ऊपर की घटना इसलिए मुझे याद है कि वो मुझे एक दो लोग थप्पड़ मार के भागे थे, नाम भूल गया उन कम वक्तों का। हाँ। पता नहीं उस दिन गए थे क्लास में, नहीं गए थे। वो बुलेट वगैरह ऐसे कुछ नाम थे उनके, अजीब अजीब नाम थे, 3 4 जो ठाकुर पंथी दिखा रहे थे, और वो किसी को अरे वो भेजे लोग थे। आज भी वहीं इंटर कॉलेज के सामने घूमते हैं, वो लोग आज भी वहीं है। हाँ, वही लॉजिक। वो थप्पड़ मार के किसी से भेजे गए, मैं बहुत बहुत डिस्टर्ब था कोचिंग में। वो ऑलरेडी दीपक सर को बात पता चल गई थी, कोचिंग में उन्होंने एक बात कही थी, वो याद है कि मुझे कि बेटा ये जो लोग है ना, ये यहीं रहेंगे। अगर तुम इनके फेरे में पड़ोगे या इनकी चिंता करोगे तो तुम आगे नहीं जा पाओगे, तुम्हें आगे जाना है, इनको यहीं रहना है। हालांकि तुम्हारे साथ गलत हुआ लेकिन छोड़ दो। जितनी भी भीड़ है, जितना भी कंपटीशन है, वो सब बिल्कुल बॉटम लेवल पे है। मतलब आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बहुत कंपटीशन है। आईटीजे की तरफ जाओ, मतलब टॉप यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाओ, तो वहां पे थोड़ा कंपटीशन कम है, दैट मींस वहां पे वही लोग टिक पाएंगे जो रियली में उसके लिए डिजर्व करते हैं। तो मुझे एक दो बातें याद है, मैं कहा, और आज भी कई बार सोचता हूँ कि वो कम्मक साले वही हैं। कई बार सुनता हूँ, जैसे आप बता भी रहे हो कि वही रह गए, और डिफरेंस तो आएगा पता नहीं। और दीपक सर से तो कितने साल हो गए हम लोग को, आई थिंक 4 साल हो गए मुझे तो, मे बी हम्म। किस हालत में है पता नहीं। और उन्होंने एक बात और कही थी अवधेश को देखते हुए, अवधेश, याद है ना अवधेश जो स्प्रिंग खींच के कहता था कि हाँ स्प्रिंग हाँ। खींच, ये तो ऐसे ही चढ़ा देगा गाड़ी पे स्प्रिंग स्टैंड पे। वो कहते थे अवधेश, हम्म। बस तुम ही एक मेरे सच्चे वो हो, क्योंकि ये सारे लोग तो कहीं ना कहीं चले जाएंगे। कोई काम नहीं आएगा, लेकिन तुम ही मुझे दिखोगे यहाँ घूमते घूमते। कभी आ जाना मेरे जनरेटर वगैरह चलाने के लिए। मजा लेते थे उसका। भाई, वो बंदा उनकी रिस्पेक्ट भी करता था एक यार, मतलब हाँ, वो बंदा उनकी रिस्पेक्ट भी करता एक था, धीरज लेकिन दुबे, धीरज दुबे अरे, करके थे। अरे भाई प्रणाम है उनको, मतलब। अभी भी वहीं घूमते। मैं कई बार गया हूँ ना इंटर कॉलेज, मैं देखता हूँ ये लोग वहीं मिलते हैं। अच्छा, लेकिन तब इंटर कॉलेज में, तब डिग्री कॉलेज गेट के सामने मिलते। मतलब वो, ये बहुत पहले इंद्रजीत से बात हुई थी। इंद्रजीत बता रहा था कि हाँ वही कम्बक टहलते तो रहते हैं। और अब हाल फिलहाल में इंद्रजीत से लगभग 1 साल, नहीं 8 9 महीने हो गए मुझे लग रहा है इंद्रजीत से बात हुए। और मुझे करंट टाइम में पता नहीं कि उसकी पोस्टिंग कहाँ पे है, बट बंदा निकल गया, सही है। और हम्म, जब मैं बात हुई थी तो वो ट्रेनिंग चल रही थी उसकी। हम्म। वो उसमें है ना सीआईपीएफ में, आपको जानकारी मिली हो तो। हाँ हाँ सीआईपीएफ, आई थिंक के सीआईपीएफ सीआरपीएफ दोनों अलग अलग है। अ, हाँ हाँ। तो ठीक है। सीआईपीएफ वो इंडस्ट्रियल सेक्टर की सुरक्षा करती है। जैसे कोई अच्छा इंडस्ट्री है, अच्छा उसकी सुरक्षा करती है। सेंट्रल रिजर्व अच्छा पुलिस फोर्स कभी, जैसे जहाँ सेना नहीं जा पाती वहां जाती। अच्छा अच्छा।
जैसे नक्सलवादी एरिया में सीआरपीएफ ज्यादा रहती। यार मैं गया था यार, एक बार इंद्रजीत के घर पे मैं गया था, मतलब क्या क्या सिचुएशन है यार, मतलब उसके यहाँ तो मतलब मुझे याद है कि एक रूम भी शहर का बड़ा होता है जो उसके यहाँ, मतलब ठीक है निकल गया। हालांकि सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम है, बट हम जिनको जानते हैं, जिनके कांटेक्ट में रहते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम ज्यादा समझ में आती है कि अच्छा हाँ ये रैली में है। तो उसके यहाँ मैं गया था, अलग ही प्रॉब्लम थी, उसके पिताजी एक्सपायर कर गए थे, और बस वही जो था, मतलब कैसे कोचिंग चला चला के, मतलब अपने यहाँ तक कि घर का खर्चा चलाना प्लस बीएससी का खर्चा चलाना। अलग बीएससी मुझे नहीं पता कितने खर्चे आते हैं, बट जरूरत तो पड़ता है किसी का भी देने के लिए। तो बगल के प्राइमरी स्कूल में जाना, 5,000 6,000 जो मिल जाते उसको पढ़ाना। उसके पास एक टैलेंट था रीजनिंग विजनिंग का, बाप था वो, उसका जीके रीजनिंग बहुत, जीके तो नहीं याद है लेकिन रीजनिंग उसकी रियली बहुत तगड़ी थी। तो सही है, कर गया, कुछ लोग हैं। और वो दुर्गेश ये लोग कहाँ हैं कुछ ज्यादा पता नहीं है। बस मैं आखिरी लोकेशन इनकी सुल्तानपुर बता सकता हूँ, क्योंकि ये लोग सुल्तानपुर से बीएससी कर रहे थे। मतलब मैं केनआईटी में था, तो ये सुल्तानपुर से बीएससी कर रहे थे। यही हाल है। अलग, लेकिन बहुत टैलेंटेड इंसान थे यार दुर्गेश, उनको कहीं जाना चाहिए था आगे तक। यही तो, बंदा मतलब अपने माइंड का सही से यूज नहीं किया, मतलब वो चाहता तो और तगड़े से उसे यूज कर सकता था। मतलब वो जितना यूज करता उसके लिए उतना मतलब वो बेटर होता, बट वो टीचिंग लाइन में उसने क्यों चूज किया पता नहीं। और उसके बाद शायद उसने वो बीएड वेड करने के चक्कर में ऐसा कुछ था। हाँ बीएड वेड बीटीसी किए हैं शायद, मुझे यहाँ तक जानकारी है। हाँ वो, और एक वो उपाध्याय हरितोष हरजीत, हाँ से कुछ नाम था, वो भी उपाध्याय। आपको याद होगा वैसे, ये दो लोग सुल्तानपुर से कर रहे थे। दो ही तीन लोगों का तो नाम याद है, एक तिगुनाई और एक विवेक सिंह। ये लोग कहाँ है? इनकी खबर इसलिए नहीं है हमें क्योंकि कोई कांटेक्ट में नहीं है, और हम लोग कभी कभी कांटेक्ट आ जाते हैं इसलिए नाम याद भी है, नहीं तो शायद ये भी नहीं याद होता। बहुत मुश्किल है। सत्यम तिवारी, सत्यम तिवारी, त्रिलोकीनाथ, त्रयंबकेश्वर भाई, वाकई बहुत इंटरेस्टेड इंसान है भाई। हमने क्या क्या लम्हे गुजारे हैं यार, त्रयंबकेश्वर, अजीत तिवारी, ये दो एक साथ। और मेरी उस बंदे से लड़ाई हो गई थी वो मोबाइल के चक्कर में, उसका नाम नहीं याद है मुझे, मैं पैसे नहीं दे रहा था। हमने भी क्या क्या किए हैं। उसके बाद वो एक अलग हमारे पास, हम लोग निकलते निकलते वो आयोग से जो आए थे, संदीप, डॉक्टर संदीप, व्हाट्स माय नेम, डॉक्टर संदीप, देखो रफ पे लिखा है। संदीप भाई, उसके पढ़ाने का अलग स्टाइल है। दो लोग साथ में आए थे, एक छोटे से एक लंबे से। जो छोटा वाला था, लेकिन जो डॉक्टर संदीप थे उनको जानकारी थी केमिस्ट्री की। हाँ वो एक्सपीरियंस बंदा था ना, मतलब वो ऑलरेडी वहां पे जो 12 में जो कॉलेज से टॉपर निकलते थे, वो कहता नहीं था अरे हमको पता है कैसे टॉपर बनते हैं। कहते हैं सब सेटिंग होती है। हम कहे यार ये तो खुलेआम कह रहा है। सही बात है, हकीकत है। कहते वो सब मिल के प्लानिंग होती है उसको टॉपर बनाने की। और जो दूसरा वाला बंदा था जो बिल्कुल अभी मतलब कोई लंबी तैयारी करके ही आया था, मतलब उससे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, वो बस यही कहता रहता था कि देखो इसको फार्मूले पढ़ लो, ये इस एग्जाम में आएगा। मैंने इस एग्जाम को देखा था। इसका सूत्र है, इसका फार्मूला याद रखो। और वो 12th लेवल का था भी नहीं, बच्चों को वो चीजें बता के जाता था जो 12वीं के बच्चों की जरूरत भी नहीं है, मतलब वो इसी निकाल देता था। वाह, अगर एक चीज देखोगे तो हम लोगों को उस लेवल का नहीं पढ़ाया जाता था जिस लेवल की जरूरत थी हम लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ अगर मुझे आज भी याद है, अगर मुझे लगता है कि मैं कभी कभी सोचता हूँ, मे बी मैं गलत भी हो सकता हूँ, अगर मैं दीपक सर की कोचिंग नहीं होता तो मुझे नहीं लगता मैं 12वीं पास भी हो सकता था, जिस तरफ से हालात थे। अगर उनकी कोचिंग को एक तरफ हटा, बिल्कुल नहीं हो सकते थे, नहीं पास हो सकते थे। क्योंकि आप ये बताओ कि आप वहां से आने के बाद आप कौन सा क्या पढ़ते थे, क्या करते थे? कभी कुछ नहीं, बस अटेंडेंस लगती थी, प्रेयर होता था,
हाँ असाइनमेंट पूरा कर लो, ये जमा करो, लैब का डेट आ गया वो देख लो, और ये चल रहा है वो चल रहा है। मतलब कई बार मैं सोचता था कि जो अदर कोचिंग में है, बगल में जो एलन जो भी नाम रहा हो, L1 सामने LL या शिवा, बस ये लोग हमारे में प्लस पॉइंट ये थे कि हमारे में छोरियां नहीं थी। ये से आप प्लस तरीके से लो, क्योंकि ये अच्छी चीज तो है, बट उस समय पे शायद हम लोग उतने समझदार भी नहीं थे और हमें वो चीज नहीं दी गई, हमारे लिए अच्छा भी था। यही दूसरे कोचिंग में ये निगेटिव बन गया। दूसरे कोचिंग में लोग बस आंखों के सुख के लिए भी कई बार ज्वाइन कर देते कोचिंग। ये कहना तो नहीं चाहिए, बट एक दो लोग अपना अनुभव शेयर कर रहे थे, मुझसे मिले थे, मुझे नाम नहीं याद है, शक्ल नहीं याद है उनकी, तो कह रहे थे जन्नत है। जन्नत है। हमने कहा यार, मैं कहा भाई रहने दो, ये धीरज दुबे हुए ऐसे लोग उस कोचिंग निकलने के बाद यही लाइन लगा खड़े रहते थे कि अब जो है देवियां निकलेंगी, कृपा बरसाएंगी, प्रसाद बरसेगा और जन्नत देखने के लिए। जन्नत भाई। फिर मुझे बाद उनको देख कर याद आती है, जब मैं वहां पे बनारस में प्रिपरेशन कर रहा था, एक हमारे थे वो मैकेनिक्स से बहुत अच्छे टीचर थे, उनकी बुक भी चलती है L1 में। L1 के दरअसल वो डायरेक्टर है, 3 में से एक डायरेक्टर है, नाम भूल गया। मतलब बंदा अलग एकदम तगड़े पढ़ाते। वो कहते, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे, IIT BHU से पढ़े थे वो लोग। वो कहते थे कि पता नहीं लोग वहां पे देखते थे बहुत सारी एकदम गोरी गोरी देख ली और जाके पास चिपकने लगे, और जब पास पहुंचे पता लगा कि 1 किलो का मेकअप था। हाँ वो उतर गया और मुंह खोल दे तो अलग से बदबू। भाई साहब क्या डिफिनीशन देता था बंदा। और कुछ लोग जो ख्याल भी रखते थे ना, वो भी निकल जाता था, करे रहने ना। लेकिन मस्त मस्त बंदे थे भाई, मतलब। और पहले लोग थे बहुत। ये कि हम लोग की लाइफ में मतलब बहुत तरह तरह के लोग मिले और विचित्र विचित्र लोग मिले, एक से बढ़ के एक मिले हमारे। SP हमने पूछा कि ये बताइए कि ठंडी क्यों नहीं लगती क्या? हमने कहा कि बताया सर, वो नीलगाय को ठंडी क्यों नहीं लगती? क्या आता है तो हूँ एक दिन कपड़ा निकाल के खेते में दौड़ गया एक रात में ठंडी, तो हूँ न याद है इंसिडेंट, याद है? याद है कि नहीं? L1 कोचिंग की बात है। मुझे नहीं याद। हमने बस बेसिक सवाल पूछा था, हमके बताइए कि वो नीलगाय को ठंडी क्यों नहीं लगती? तो कह रहे हैं एक दिन तो हूँ कपड़ा निकाल खेते में दौड़ गया रात के, देखा तो वो ठंडी लागे दूसरे। मैं तब शायद उसमें नहीं पढ़ता था, पढ़ाई करता था मैं। अच्छा सुनील होता थी, उनकी चमड़ी मोटी होती इसलिए ठंडी नहीं लगती। अरे उस समय नहीं, उतने हमारे दिमाग में जो आया हमने पूछा। और हम तो कई बार ऐसे सवाल पूछते भी थे कि जो सामने लगता था ये तो फालतू है, हमारे माइंड में आ गया तो हमने पूछ लिया। और बनारस में इसीलिए मेरा नाम, वहाँ के जो डायरेक्टर थे वो मेरा नाम प्रदीप न रख के PB बुलाते थे। PB दैट मीन्स प्रॉब्लम बुक्स, क्योंकि मेरा ये नाम फेमस कर दिया, क्योंकि बहुत छोटे छोटे डाउट आते थे मुझे, क्योंकि मेरी आंखों का भी प्रॉब्लम था। मतलब अगर कुछ पढ़ा रहे हैं सब समझ में आ रहा है, मेरी आंखों में पेन हुआ, 10 मिनट के लिए मैं गायब हो गया, क्या पढ़ा रहे थे, फिर अचानक में आगे आया, मतलब थोड़ी देर सही हो गया, फिर मैं कहा रही x = y तो लिखा था, लेकिन Z कहाँ से आया? मैंने कहा सर ये Z कहाँ से आया? मैं भैया सो रहा था का उठ बढ़िया। अरे उनके फंसे आज फिर। तो अलग अलग स्टोरी है, ठीक है, बट मिले नहीं यार कभी। मतलब ये होता था कि निकल गए। दीपक सर से मिले कितने दिन हो गए, और हमें नहीं लगता कि अब उनसे कम मुलाकात होगी। बस खबर मिली थी, वही मैं भी सोचा, वही तो मैं इसी सोच में तो मैं कभी गया नहीं। और मैंने कहा कि अब चलेंगे, अब जाएंगे जब कुछ अच्छा हो जाए। देखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग इस जगह पहुंच रहे। सब कुछ सही है, चल रहा है। और बैंगलोर की लाइफ बहुत स्टार्टिंग बहुत मुश्किल था एक्सेप्ट करना। रोज डोसा खिलाते हैं, रोज इडली खिलाते हैं कमबख्त है, और रोटी कभी कभी मिल जाती है 2-3 दिन। और स्टार्टिंग में तो हम लोगों ने खुद बनाया खाया, तो ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता। तो अब जो PG में रहते हैं तो रोज एक ही चीज वो देता रहता है। मतलब वो एक मटेरियल है जिसका डोसा बनता है,
आज उसका मसाला डोसा बनाया है, उसी आइटम का कल बनाएगा सादा डोसा, उसी आइटम पर तो बनाएगा साटा डोसा। भाई मतलब, और यहाँ पे 2 टाइम खाना मिलता है, मॉर्निंग में और इवनिंग में, ठीक है। मॉर्निंग वाले को चाहे उसे ब्रेकफास्ट कह लो चाहे खाना कह लो, लेकिन आप खा सकते हो। सैटरडे संडे को 3 टाइम मिलता है, क्योंकि यहाँ का मान के रखे हैं कि जो भी बेंगलोर में है वो जॉब कर रहा है, और ज्यादातर कंपनी में 5 दिन की जॉब होती है, 2 दिन नहीं होती। लेकिन मेरी कंपनी में तो ऑफिशियली 6 दिन होती है। अब संडे को तो कभी कभी, जैसे मैंने आज का जो काम है वो का सैटरडे को कवर किया है, तो अब मैं संडे बचा पा रहा हूँ, समझ पा रहे हो ना, मतलब उस तरह से छुट्टी नहीं है, बट हाँ वो यही मिलता है भाई। चावल पे चावल चलता है, यहाँ के लोग चावल पे जिंदा हैं। और अब तो मुझे घर की भी रोटी याद नहीं है कि थी कैसी, आलू के पराठे सब याद नहीं है भाई, बाटी चोखे सब याद नहीं है। यहाँ बस याद है कि अब मुझे चिढ़ हो गई है, अगर इडली देख लेता हूँ ना भाई, मुझे नहीं खाना, इतना इडली खा ली है भाई, तो बस। और इन सबसे एक ही चीज है जो मुझे मोटिवेट करती है, अच्छा इतने दिन हो गए हैं, अच्छा एक दिन और गुजर गया, एक दिन गुजर गया, बस यही चीज मोटिवेट करती है। अच्छा आज का दिन चला गया, आज का दिन चला गया, टाइम कट रहे हैं, कब 1 साल हो रहे हैं, कब 1 साल हो रहे हैं एक्सपीरियंस के, कब 1 साल हो रहे हैं, ठीक है, बस ये काउंट कर रहा हूँ। और नो डाउट काफी कुछ है, काफी कुछ सही है। बैंक वाले 1-2 बार परेशान करते थे बैंक वाले, बट अब उनको मैं भेजने लगा उनका राशन पानी, तो बैंक वाले शांत हो गए, दिक्कत नहीं है। ये लेकिन बैंक वाले बढ़ा खूब रहे भाई साहब, मतलब घटा कुछ नहीं रहे कम वक्त, मतलब ब्याज पे ब्याज इतना बढ़ा रहे हैं ना, ये जालिम है। मतलब अभी मैंने भाई को भिजवाया था 2-3 दिन पहले, मैं कहा जाके भाई पता करो कि क्या रेट चल रहा है, क्या बढ़ा क्या घटा। ये उन्होंने कहा था कि कुछ रिटर्न भी आता है, अब कह रहा है कि वो सब जो बैंक मैनेजर फिर बदल गया, कह रहे भैया केवल सरकार का कहना है, 12.5% ब्याज लगता है तो लगता है, आप उसके चक्कर में ना रहिए। कह रहा है कि कहने की बात है, अब आप देते रहिए, जितनी जल्दी आप दे लेंगे उतनी जल्दी हम आपका बैंक अकाउंट बंद कर देंगे, आप फ्री हो जाइए। मैंने कहा यार ठीक है, खत्म हो जाएगा यार, मतलब प्लान के हिसाब से तो मुझे इसी साल खत्म कर देना था, बट बेंगलोर की सिचुएशन ऐसी थी कि सब अप डाउन चल रहा था। अब रास्ते पे आ गए हैं, और अब मैं स्विच करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरा फोकस है कि मुझे 1 ईयर कंप्लीट करना है, तो मैं और किसी कंपनी में स्विच नहीं कर रहा हूँ। और जो भी होगा थोड़ा सा कम ज्यादा सहन कर लेंगे, क्योंकि मेरा फोकस जैसे मैं बताया कि 1 ईयर के सर्टिफिकेट मुझे चाहिए, उसके बाद फिर देखेंगे। ऑलरेडी तब तक खुद का प्लेटफॉर्म तो लॉन्च कर ही चुके होंगे, ऑलरेडी चल रहा है, काम चल रहे हैं उस पर, टाइम नहीं मिल रहा है। वो जो पहले लोग कहते थे यार भाई कि जॉब करते करते ये कर लो, अब मुझे फील हो रहा है यार क्यों लोग कहते थे कि नहीं हो पाता। नहीं, मैंने सुनील को कई बार कहा, मैंने कहा भाई कि थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लो किसी सरकारी एग्जाम के लिए, क्योंकि आपके प्राइवेट वाले तो 3 साल में आपको इज्जत दे नहीं रहे हैं, और भाई 3 साल में कोई भी कंपनी अच्छी खासी इज्जत देने लगती है, ठीक है, लेकिन उसकी कंपनी सोचो, उस बंदे ने 10,000 से स्टार्ट किया था, मतलब डेडिकेशन देखो, आज 3 साल हो गए, 10 से 15 पहुंचे हैं, समझ पा रहे हो आप? पता नहीं आपको ये बात पता है कि नहीं उसकी सैलरी की, मतलब सोचो 3 साल में क्या इंप्रूवमेंट है। मैंने कई बार सोचा कि कई बार प्रीफर भी किया कि आप यहाँ पे जाओ पे, तो उसकी एक चीज निगेटिव है जिसकी वजह से मार खा जाता है, कहता है कि मैं इंग्लिश में अपना नाम भी बता नहीं सकता, इतनी प्रॉब्लम है। मैंने कहा यार जहां तक मुझे पता है यार तुम्हारी इंग्लिश हम लोग से अच्छी थी, मतलब काफी अच्छी थी, तो इतना हमको डिफिकल्ट नहीं है, बट कोई भी बहुत एक्सपर्ट नहीं मांगता है, लेकिन उससे भागोगे तो काम नहीं चल पाएगा यार, क्योंकि बेसिक तो आना चाहिए, दैट मीन्स आप रहते रहते सीख जाओगे प्रैक्टिस। मैंने कहा यार देख भाई 15,000 में तेरा कुछ होगा नहीं, मैं पहले बता दे रहा हूँ, और कैसे मैनेज कर रहा है पता नहीं, 3-4 हजार रूम का किराया खर्च कर रहा है, मैं जोड़ता हूँ, मैं शौक में रह जाता हूँ भाई कैसे मैनेज कर रहा है। मैं कहा भाई इससे काम ना होगा, देख भाई कुछ और सीखना हो सीख ले, प्रैक्टिस कर, ये कर। यहाँ तक ये प्लान बनी थी, पता नहीं उसने आपसे शेयर की कि नहीं। मैंने कहा यार स्टार्टिंग में जब 2 इंटर्नशिप मेरी खत्म हुई, सुनील से बात हो रही थी, कह रहे हैं क्या चल रहा है, मैं कहा भाई देख 2 इंटर्नशिप करके छोड़ चुका हूँ, सुकून नहीं मिल रहा है, पैसे उतने सही मिल नहीं रहे हैं, मन पसंद नहीं आ रहा है। अब हम लोग जो भी 3-4 लोग यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे एक चीज है, साउथ में नॉर्थ इंडियन फूड जो है जल्दी मिलता नहीं है, और यहाँ पे नॉर्थ इंडियन बहुत ज्यादा है,
और चल रहे हैं पूड़ी और छोले के सब हम लगाने वाले हैं ठेले। जो मजाक मजाक में जो बात हुई थी कि चलेंगे ये लगाएंगे, कि यहाँ पे एक पूड़ी की कीमत है 10 रुपए, छोटी सी पूड़ी 30 रुपए में 3 पूड़ी, मतलब बहुत बेनिफिट है। हमने कहा यही करेंगे। तो सुनील कह रहा है भाई ठेला वाला खरीद के सेटल करो, हम भी आ रहे हैं। ओके भाई आओ, और तुम्हारे कंपनी से तो ज्यादा इनकम हो जाएगी। भाई ये तो लॉजिक था, बट ये ट्रूथ है। मैंने उसे कहा भाई देख, हाँ गवर्नमेंट की तरफ फोकस कर ले, वो ज्यादा सही है, क्योंकि मुझे नहीं लगता अगर दिक्कत है तो उनके पास स्कोप सीमित हो गया है ना, बात ये है। वो डिप्लोमा वालों को मैक्सिमम कितना तक जाते हैं, ज्यादा स्कोप नहीं लगता मुझे सच में। देखो भाई, अगर वो डिप्लोमा पर भी रह जाएंगे तो स्कोप जो है वहीं पर खत्म हो जाएगा। उनको डिप्लोमा से हटना होगा, ट्रैक उनको चेंज करना होगा। जैसे अगर हमको बोले कि आप बीटेक करके आओ तो आप बीटेक फील्ड में जा सकते हो, ऐसा कुछ है, तो कई लोग हैं जो हमारी तरह लोग हैं अच्छे से लेवल पर, उन्होंने बीटेक के ट्रैक को चेंज कर दिया। ट्रैक चेंज करके लोग अलग अलग जगह पे गए। दैट मीन्स शायद अगर वो उसी ट्रैक में होते, अगर मैं चला जाऊं किसी कंपनी के लिए फिर से इंटरव्यू देना शुरू करूं, तो यहाँ पे ट्रूथ ये है भाई, एक वैकेंसी निकलती है, उसके लिए 700 से 800 बंदे पहले राउंड में पहुंचते हैं। अब कंपटीशन समझना यहाँ के, और हर दिन कंपटीशन बढ़ रहा है। 7 से 8, और कैसे बच्चों को भगाते हैं पता है? यहाँ बच्चों को भगाने का अलग तरीका है। मेरी आवाज आ रही है? आप सुन पा रहे लोग? हाँ सुन। मतलब बच्चों को भगाने का तरीका है कैसे बैठा देंगे एक साथ 20-20 लोग को, और जीडी का एक टॉपिक दे देंगे। उस जीडी पर आप सही बोल रहे, ये बता देंगे आपको अगेंस्ट या फेवर में जाना है, ये तो समझा देंगे। अगर आप उसमें फैक्ट पेश कर रहे हो, आप सही बता रहे हो, कौन फर्क ही नहीं पड़ता। गलत बता रहे कौन फर्क है, देख रहे हैं कौन किसकी बातों में कॉन्फिडेंस है और क्या बस बोल दे रहा है। बस 2 मिनट देंगे, 3 मिनट देंगे, 5 मिनट देंगे, ठीक है, नाम ये और बाकी सब लोग यू कैन लीव, जा सकते हो भाई। सीधा आया किस पोस्ट के लिए आया था? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। और छठा किस में है? वो जीडी में। तो जो वहां पहुंचा है वो केवल उसको केवल स्पीकिंग आता है। क्या क्या एक्सपीरियंस क्या है ट्रूथ में, मतलब मिला जुला के बस यही है। और प्लेटफॉर्म लॉन्च करें, देखते हैं। उनको हृदय नारायण, हाँ जहाँ पढ़े थे। हाँ बिल्कुल। मेरी मम्मी से मिले थे अभी, कल परसों की बात है, मेरी मम्मी से मिले थे तो अच्छा, बता रहे थे कि मेरे बारे में, कहे उनके साथ का लड़का प्रदीप था, उसको नौकरी मिल गई। दीपक क्या कर रहे हैं अभी तक? मेरी मम्मी बोली वो भी पढ़ रहा है इलाहाबाद में। साथ एक लड़की नौकरी कर रहा था, 90 तक वो पढ़ती है। यार बहुत बहुत मुश्किल है समझाना। जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक लाइन यूज की थी कि नजरें मिलाना, ये लोग उसी में आते हैं। मतलब मैंने बस ऐसे घर बता दिया था कि भाई को बताया था कि ये मैंने एप्लीकेशन बनाया है। वो भाई ने किसी से डिस्कस कर दिया था, बाबू से डिस्कस कर दिया था, ऐसे किसी से डिस्कस कर दिया था, और वो पहुंच गई बात भैया पूरे गांव में। इधर हम जब आए वहां से लौट के, फिर हमको ऐसे, क्योंकि मैं जब जाता हूँ कुशवाहा बाजार, मुझे जाने में शर्म आती है यार, मैं बच बच के निकल लेता हूँ, किसको बोलूं किसको ना बोलूं। तो इसे इधर ना बुला लिए, चाय की टपरी बैठे थे इसे, अरे प्रदीप कब आए भाई, कब आए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। उनके पहला सेंटेंस था कि हमने सुना कि कुछ बनाओ ना दिए हो। कहा यार क्या बना दिया यार? हमने बोले नहीं, वो मुंशी जी बताओ रहन की तो कुछ बनाया ना यहाँ है। हमने कहा ना ही ऐसे, ना ही नहीं, ये छोटा वाला ऐसा रहा। दरअसल वो बात कर रहे थे जो मैं हाई स्कूल का एप्लीकेशन बनाया था, हाई स्कूल के बच्चों के लिए। मैंने कहा ये छोटा सा ज्यादा, हाँ मैंने कहा इसमें कुछ खास नहीं है, बस ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। बोले अच्छा मैंने कहा नहीं ये बहुत, बोले वो डिफिकल्ट बहुत मुश्किल रहा। हम कहा ना बहुत आसान था। हमने कहा भाई तब से हम बहुत सारी चीजें बताते नहीं घर पे कि क्या चल रहा है, स्पेशली क्या मतलब उसका भी अलग सफर था, मतलब उसकी भी अलग स्ट्रेचिंग है। उस एप्लीकेशन को मतलब मैंने बहुत काम किया, उसके मैंने 3-4 बार वर्जन लॉन्च किए। अगर आपने मेरा पहले वाला एप्लीकेशन देखा होगा, अगर उसकी शक्ल याद होगी, मतलब उतनी खास नहीं थी, कैसा दिख रहा था कैसा नहीं दिख रहा था,
आज की डेट में अगर आप उसे देखेंगे आपको लगेगा पहले वाला कचरा था, ठीक है, वो बदल गया है काफी। और लास्ट जो अपडेट हुई थी वो अक्टूबर 2019 में हुई थी, मतलब दीपावली के आसपास। उसके बाद से मुझे टाइम नहीं मिला मुझे अपडेट करने का, क्योंकि मुझे और अब जो बदलेगा, जो अपडेट वर्जन, अभी मेरा सिस्टम क्रैश हो गया है। हाँ, मैं एक दिन सीख रहा था माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहा था, भाई साहब मेरी हालत खराब हो गई, मैं 2 घंटे में सिर्फ 2 पेज बना पाया था। मैं कहा यार तो कितना मेहनत करते हो। नहीं वो तो बहुत बहुत आसान है। किसी दिन बताना, मैं ट्रेनिंग दूंगा, मैं मुश्किल से 15 मिनट में मैं सब सिखा दूंगा पावर पॉइंट का। 15 मिनट इज मोर देन एनफ, राइट? क्योंकि वीडियो पे बहुत सारे आपको लेक्चर मिलेंगे यूट्यूब पे, 90% लेक्चर तो कचरा है, आपको बस व्यूज बढ़ाते हैं, भौकाल मारते हैं, लेकिन 10% ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जो बहुत अच्छे हैं। तो कभी आपको लगे कि पावर पॉइंट सीखना है तो कोई नहीं, अब तो टेक्नोलॉजी बदल गई है, मैं यहीं से बैठे बैठे सिखा सकता हूँ, आपके सिस्टम को हैंडल कर सकता हूँ। तो इजिली पावर पॉइंट 15 मिनट बहुत होता है आपको बताने के लिए, जो आपके काम का है। मतलब एमएक्स एक्सेल भी बहुत बड़े बड़े लेवल पे यूज होता है, उसमें बहुत फार्मूले लगते हैं, लेकिन आपके काम नहीं आने वाला। लेकिन जो बेसिक आना चाहिए, मुझे तो शौक रहता हूँ जब मेरे नए एजुकेटर की हायरिंग होती है, जो एजुकेटर ऑलरेडी मतलब कई साल का एक्सपीरियंस है, वो कहते हैं कि बताओ ये स्लाइड कैसे बनाते हैं, पावर पॉइंट में ये वाला स्लाइड कैसे लगाते हैं, ये तो छोड़ो, वो कहते हैं कि गूगल ड्राइव से वीडियो डाउनलोड कैसे करते हैं। अब बताओ, ये बेसिक चीज अगर नहीं आएगी तो दिक्कत है ना। जैसे एक चीज पूछना था, जैसे क्या बोलते हैं यार, जैसे कोई वीडियो एडिट करना हुआ मुझे, वीडियो एडिट करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर बेहतर होता है, कहाँ से सीख सकते हैं इसको? किसके लिए आप लेना है, मोबाइल के लिए कि लैपटॉप के लिए? लैपटॉप के लिए। लैपटॉप के लिए आपका लैपटॉप अच्छा वाला है या एवरेज वाला है, अगले सरकार वाला? मुलायम सिंह वाला। तो मुलायम वाला में या तो आप फिल्मोरा यूज कर सकते हैं, फिल्मोरा। बट अगर आपका सिस्टम बहुत स्लो है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक, मेरा लैपटॉप पूरा ब्लैंक है, उसमें कुछ है नहीं, सारे सिस्टम फ्री हैं उसके। तो फिल्मोरा एक अच्छा ऑप्शन है, जो मतलब एक उसको प्रोफेशनल लोग भी यूज करते हैं और सिंपल लोग भी। फिल्मोरा में लास्ट 2 ईयर का एक्सपीरियंस है मेरे पास, तो मेरा काफी पसंदीदा सॉफ्टवेयर है वो। और करंट टाइम में मैं एक दूसरा, क्योंकि मेरा दूसरा जो सिस्टम है कंपनी वाला, इसमें बहुत सारा डेटा है तो कभी कभी जरूरत पड़ती है, इसलिए मैं एक हल्का वर्जन का यूज कर रहा हूँ, जो कि नाम है आइसक्रीम एप्स करके आता है। ये बहुत ही हल्का है, 35 नहीं, अब साइज बढ़ गई, पहले 35 MB था, 62 MB में पूरा एप्लीकेशन वही है, सॉफ्टवेयर ये मतलब बस 65 MB। फिल्मोरा के लिए उसका जो वो तो है 300 कुछ MB का, लेकिन जब पूरे आपके सिस्टम चलेगा तो 2 GB के आसपास लेता है पूरा स्पेस जब रन होता है फंक्शन। तो लेकिन ये वाला है बहुत हल्का है, और ये फ्री वर्जन भी इसका बहुत काम आता है। आइसक्रीम, अगर आपको बस क्या करना है, वीडियो को ट्रिम करना है, कट करना है, क्रॉप करना है, थोड़ा कलर वलर लगाना हो, तो आइसक्रीम जो एप्स है, ये मैं तो उसको अब सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप मुझसे 1 महीने पहले पूछते तो शायद मैं इसको सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि मैंने इसको यूज नहीं किया था। बट ठीक है, ये 2 ऑप्शन रखिए। बड़े लेवल पर मत जाइए, बड़े लेवल पे एडोब प्रीमियर आते हैं, आफ्टर इफेक्ट आते हैं, तो वो आपके काम के नहीं है, क्योंकि आपका बेसिक काम है, मैं समझ रहा हूँ, तो आप यही कर सकते हो। आपके लिए फिल्मोरा का क्रैक वर्जन, आपको फ्री वर्जन यूज करेंगे तो आपको वाटरमार्क आएगा, क्रैक वर्जन आप डाउनलोड कर सकते हैं, और नहीं तो आइसक्रीम एप्स यूज कीजिए, उसमें कोई वाटरमार्क नहीं आएगा, फ्री वर्जन में भी अच्छा है। आइसक्रीम एप सर्च करेंगे, बहुत सस्ता है। अब इस पे काम करो, इस पे जो क्या बोल रहे हैं, सिविल सर्विस वाले पे बेहतर होगा सच में। बिल्कुल बिल्कुल, ऑलरेडी वही है कि प्लान में मेरे 10 एप्लीकेशन एकदम पेंडिंग में है, कि बस वही है कि अब मेरा सिस्टम धोखा दे रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे और हाई सिस्टम की जरूरत है, पहले ऐसा नहीं फील होता था। अब काम बढ़ गया है, और काम में एक चीज जो मैटर करता है स्पीड, और स्पीड होने के लिए सिस्टम और हाई होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि जैसे आपके पास चीजें, पैसे, हर चीज आने लगती है तो आवश्यकताएं बढ़ने लगती हैं, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं थोड़ा सा असर आ रहा है मेरा सिस्टम धोखा दे रहा है। तो मैंने तो ठान के रखा है कि 1 साल तक चलाना है। तो ये जिस लैपटॉप से मैं बातचीत कर रहा हूँ, ये कंपनी का लैपटॉप है, ये लैपटॉप बहुत अच्छा है, तो थोड़ा महंगा है, तो लेकिन इस पे केवल कंपनी के काम ही हो पाते हैं, क्योंकि इस पे और ज्यादा काम नहीं हो पाते।
इसीलिए बनाया गया है और इसकी स्पेस बहुत कम होती है, जिसको टेक्निकल टर्म में कहते हैं SSD स्पेस। अगर आप कहीं भी सुनते हैं कि इस लैपटॉप में SSD मेमोरी है, दैट मीन्स अगर आपको नॉर्मल मेमोरी यूज कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आप लैपटॉप अखिलेश सरकार वाला यूज कर रहे हैं, तो उससे 3 गुना स्पीड आपको मिलेगी SSD में। तो ये थोड़ा सा होता है। लगे नहीं सक्सेस मिलेगा, काहे नहीं मिलेगा। बस यही तो सोच रहे हैं कि कुछ तगड़ा करे। कमालू से भी बात होती रहती है, वो भी कह रहे हैं भाई कुछ करो, हमारे लिए भी करो। अरे हमने कहा भाई सबके लिए होगा, सबको मिलेगा, बस थोड़ा टाइम दे दो हमें। मैं कहा सबसे ज्यादा सीनियर भैया कमालू हो गए अपने जोन में, हैं? मतलब लड़का उड़का हो गया भाई, शादी भी हो गई, प्रोडक्ट भी लॉन्च हो गया। और मैं भी, हम लोगों का भी कोई दूर दूर तक दिख नहीं रहा है कुछ। आई हो भी कुछ जल्दी कुछ हो, कुछ तो कर दिए। और मेरी जो प्लानिंग है यार, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, प्लान बहुत तगड़े से है, बट प्लानिंग तब तक यूजलेस है जब तक आप पूरा इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। प्लानिंग तो हर कोई बनाता है, बहुत बनाते हैं, प्लानिंग को कितना कन्वर्ट कर पाता है कोई। मैं काफी कोशिश कर रहा हूँ, ट्राइंग कर रहा हूँ, और जल्दी कुछ हो। मैं ऑनलाइन में मेरी बॉन्डिंग काफी लोगों से बन रही है, बहुत बड़े बड़े कंपनी के HR मुझसे लिंक्डइन पे कांटेक्ट कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। जब से मैं बेंगलोर में आया, मैंने अब तक जो है 15 लोग को जॉब दिलवाई है, 15 लोग को मैंने खुद दिलवाई है। ये ऐसे ही पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि मेरी अभी बहुत सक्सेसफुल नहीं कह सकता, बट मैं एक होता है कि बॉन्डिंग बनना बड़े बड़े कंपनी से, दूसरे कंपनी से, तो क्योंकि मुझे आज नहीं तो 1 साल बाद जब इस कंपनी को मैं जाहिर सी बात है छोड़ूंगा, तो खुद का एक हो जाएगा, एक ऑनलाइन जो बेस है वो हो जाएगा, तो ऑलरेडी बहुत कुछ कर सकते हैं। और तो लगे रहो, कल मे भी एक पोल की जरूरत हो तो हम ऑफर करेंगे। यहाँ पर भाई जरूरत है, यहाँ पर पोल की जरूरत है, तो आप लोग उस पोल को बने, लगे रहे। तब तक हम नींव तैयार कर रहे हैं, और आई थिंक 1 साल में बहुत अच्छे से नींव तैयार हो जाएगी, बस बिल्डिंग खड़ी करनी होगी। तो अच्छा खासा वहीं जो लोग लखनऊ और दिल्ली में बिजनेस खोल रहे हैं, ऐसा कुछ सेटअप ऑनलाइन, हम अपने मल्लुपुर सवाला वाला खोल देंगे, ले चल के सब वहां पे पूरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी आके बैठेंगे उसी कमरे में। अरे ले साहब, गांव में सॉफ्टवेयर इंजीनियर आके जॉब कर रहे हैं, तो नहीं सही सही है। मस्त, देखते हैं क्या कर सकते हैं, क्योंकि अपना जो जोन है वो ये है नहीं, मतलब ये इंटरेस्ट है, इसे आप टारगेट मत समझिए। बैकअप के मुझे इसी बहाने मुझे बेंगलोर को बहुत करीब से मैं समझ रहा हूँ। मैं अदर स्टेट में होता शायद मैं उतने अच्छे से इस कंपनी को, बिजनेस को मैं समझ नहीं पाता। इस यहाँ पे आने का एक और भी टारगेट हो गया मेरा, तो मैं बहुत बारीकी से समझ रहा हूँ, मुझे पता है फंक्शन किस तरह से काम कर रहे हैं, और यहाँ पे मुझे आइडिया लगा किस तरह से लोग कॉल करके कस्टमर को लूटते हैं, किस तरह से उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं लोग, गलत गलत ऑफर दे करके। मतलब मैंने इस फील्ड से बहुत कुछ सीखा है। मेरे पास मेल आते मैं समझ जाता हूँ ये फेक मेल है, मेरे पास कॉल का जो ऑफर आता है किसी कंपनी में, समझ जाता हूँ ये जो ऑफर ही फेक है, ऐसे नहीं हुआ, एक्सपीरियंस हुआ है। वो मैंने जो इंटर्नशिप सब खत्म की है, कंपनी मेरा एक्सपीरियंस नहीं मानती है, लेकिन मैं मानता हूँ क्योंकि मैंने टाइम को दिया है। तो सभी का वेस्ट है, सभी आप करते रहो, और मे भी अब तो बहुत लंबे बाद ही मुलाकात होगी, जब से होगी आई थिंक अब अगले मई 2021 में हो सकता हो। लंबा टारगेट है, देखते हैं, जब तक कोई इमरजेंसी ना आ जाए तब मुझे एक्सेप्शनल मानते हैं उसे, और आई होप कि नया आए, तब तक सब कुछ सही हो जाएगा, देखते हैं। और आई होप कभी आपके पास भी बहुत सारे चांसेस हैं आने वाले 1 ईयर में, बहुत चांसेस मिलने वाले हैं आपको, तो ट्राई करते रहिए, कुछ अच्छा मे भी हाथ लग जाए। अब बड़े से ही तो आप छोटे से स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब अगर आपको लग रहा है कि ये 30,000 की पेमेंट वाली नहीं मिल रही, तो आप 12,000 की स्टार्ट कर सकते हो, बट वो आपके जोन का ही होना चाहिए। इस बात को आप नोट करके रखना, मतलब जोन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मतलब अगर आप उसी जोन में रह करके आप मतलब जॉब ले रहे हो, जैसे आपने अपने भाई का एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में, सैलरी कम थी बट उन्होंने जो किया, तो वो ट्रूथ है। मतलब मैं अगर अभी जाऊंगा तो मेरे साथ वाले कुछ लोग देख रहा हूँ कि अगर मैं इतना पा रहा हूँ, मेरे से कम पा रहे हैं, तो लेकिन वो उस फील्ड पे हैं, उस फील्ड में करना चाहते हैं तो कर रहे हैं, ठीक है। और कई लोग मैं नाम लिस्ट बना सकता हूँ, उनका कोई टारगेट ही नहीं है, उनका बस टारगेट है जॉब करना और आगे बढ़ता है, जॉब करना आगे बढ़ना, और ऐसा कोई स्पेशल टारगेट वो नहीं है। लाइफ में कुछ कम रह पाएंगे।
हाँ, वो उन्होंने कॉलेज में भी यही किया है कि हाँ ऐसे करना, ऐसे बढ़ना, ऐसे करना, ऐसे बढ़ना। तो उनकी लाइफ है वो, उनको कुछ नहीं कह सकते। तो आप देख लो, बहुत सारे जॉब है, मतलब आप उस फील्ड में ज्यादा जानकारी रख रहे हो तो आपको पता है कि जो 15,000 भी इजिली पेमेंट मिल जाएगा आपको, 20,000 मिल जाएंगे जो छोटे पोस्ट पे होंगे, लेकिन वो पोस्ट गवर्नमेंट की फील्ड का ही होना चाहिए और आपके जोन का होना चाहिए। आप उस पोस्ट को एक बार एक्वायर कर लीजिए, उस पोस्ट में रह करके पोस्ट दूसरे पोस्ट पे जंप मारना आपके लिए आसान हो जाएगा। आप जो आजकल पढ़ रहे हो ना, आप जब किसी छोटे से जॉब को आप ज्वाइन कर लोगे उस फील्ड के, तो ये जो पढ़ रहे हो ये आपके लिए यूजलेस हो जाएगा, क्योंकि जो सामने वाला हाई लेवल पे लोग पूछेंगे ना, वो आपके सिलेबस का तो बहुत कम ही चीज पूछने वाले हैं। आपको आइडिया लग जाएगा लोग क्या पूछ रहे हैं। जैसे अगर मैं जिस चीज के बारे में काम कर रहा हूँ, मैंने कभी कोई स्पेसिफिक कोर्स नहीं किया है, लोग मुझसे लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन अगर आपने नाम सुना हो तो पता है लिंक्डइन? हाँ, नाम सुना है। हाँ, तो लोग मुझे उस पर कॉन्टेक्ट करते हैं, जॉब के लिए अप्लाई करते हैं लोग उसमें, हाँ, फॉर्म भरते हैं, ऐसे कुछ है? हाँ, और उससे फॉर्म नहीं भरते हैं, बस जॉब के लिए बताते हैं। हाँ। एचआर, बहुत बड़े बड़े एचआर और बहुत प्रोफेशनल है। मतलब अगर आपने लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं बनाया है, दैट मीन्स आप प्रोफेशनल पूरी तरह नहीं बन पाए, आप इस तरह कहावत है। तो मैंने सुनील को भी सजेस्ट किया था जब वो जॉब सर्च कर रहा था, मैं कहा लिंक्डइन पर बनाओ और बहुत सारे कंपनी आप वहीं से टाइप कर सकते हो, एचआर को कांटेक्ट कर सकते हो ये भी। तो आप ट्राई करना, कोई भी छोटी जॉब ले लेना, उसके बाद आप प्रिपेयर करना। फिर अब जितना मेहनत अभी आप कर रहे हो ना, इसका बस आपका 10% करना पड़ेगा। मैं तो वहां आप कर सकते हो ऑलरेडी आप, क्योंकि मैं बस वो चीज बता रहा हूँ जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, लेकिन आप उस चीज में जी रहे हैं तो आपको ज्यादा पता है कि ये इस विभाग का फॉर्म है तो विभाग में बेटर होगा, राइट? तो चूज कीजिए। आई होप कुछ अच्छा करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मुझे नहीं याद है कि हमारा जो जोन है उनमें से कोई बहुत बेहतर पोजीशन पे है। सभी किसी न किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, और मेरा जो छोटा सा ड्रीम है कि हम सारे लोग बहुत अच्छे लेवल पे जा सकते हैं, और उसके लिए मेरा पहला फोकस है कि मैं अच्छे लेवल पे जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं चला गया तो मैं ऑलरेडी सबको अच्छे लेवल पे ले जा सकता हूँ। तो कोशिश ये है कि जो चीज है, प्रॉब्लम देखो यार हर किसी की लाइफ में है, अब मैं रियलाइज हो रहा है मुझे, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है, छोटी मोटी है। आप करते रहें और पढ़ें जो भी हमारा है, और ये आप पढ़ रहे हैं, पता है सबसे बड़ी बात है पढ़ पा रहे हैं, ये डेडिकेशन है। अगर आप मुझे बोले कि चलो मैं यूपीएससी की तैयारी करने के लिए किताब खोल दूं, मैं नींद आ जाएगी तुरंत, बिल्कुल नींद आ जाएगी, डेडिकेशन नहीं बन पाएगा उसमें। आप जब तक डेडिकेशन है, आप लेकर के एक छोटा सा जॉब उठाइए बस उसी फील्ड का, और आगे आप करते रहो। इसके बाद मैं ऑलरेडी ट्राई कर रहा हूँ कि बेस को स्टेबल करने की, और इसका रिजल्ट में आने वाले 1 साल में दिखेगा। और ऐसा मैं सोच रहा हूँ, मे भी अभी बैकअप नहीं दे पा रहा हूँ, मैं किसी को नहीं दे पा रहा हूँ, आई होप, बट आप लोग अभी करते रहो। 1 साल तक आपको संभालना होगा अपने आप को। उसको ऑलरेडी, अगर आप ऑलरेडी सक्सेस हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो ऑलरेडी मैं वो काम कर चुका हूँ, मैंने जो सोच रखा है, तो सभी लोग को एक अच्छा सा बूस्ट मिल जाएगा, ठीक है? तो आई थिंक इससे ज्यादा अभी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो नहीं बिल्कुल यार, सोच रहे हो ना, बहुत बड़ी बात है सच में। बिल्कुल, तो बाकी आप हम लोग हेडेक, कर रहे हैं। हाँ आप करते रहो, हेडेक मत लो। बहुत लोग मैं कई बार सोचता हूँ, अभी कई बार जब मुझे लास्ट टाइम बात हो रही थी, कमालू से बात हो रही थी, तो लगभग 2 घंटे बात हुई। वो बंदा बहुत परेशान था यार, मतलब मैं उसकी कुछ हेल्प नहीं कर सकता इस टाइम में, और मैं चाह कर भी उसे उसके लिए जॉब नहीं दिलाना बहुत मुश्किल है मुझे, क्योंकि मैंने बेंगलोर में 15 लोग की जॉब इसलिए दिला पाया हूँ क्योंकि मुझे उनके फील्ड का चीजें पता है, और मुझे पता है कि इस बंदे को मैं यहाँ लगाऊंगा जॉब तो यहाँ मिल जाएगी। लेकिन कमालू का जो फील्ड है वो डिफरेंट है, तो मुझे उसके भी एक्सपीरियंस नहीं है। कमालू इस बात से प्रॉब्लम फेस कर रहा था कि मुझे बता रहा था यार कि मंथली के जो उसके 10 से 15 हजार उसके भी हो रहा है। तो सोचो यार, मैं कहा 10 से 15 हजार में तो एक बंदा नहीं चल पा रहा है, करंट की जो सिचुएशन है। उसके पास फैमिली है, बच्चे हैं, रूम का किराया है, उसमें से 2-3 हजार वो मुश्किल से बचता है, तो घर भी बेचता है। कैसे कर रहा है? ओ माय गॉड, मैं कहा यार सलूट है भाई, कैसे कर पा रहा है उसमें 15 हजार की सैलरी में तू। फिर कह रहा है मुझे खुद के लिए कुछ खोलना है गाँव में, बट अभी पैसे नहीं है। मैं कहा देख भाई, अगर गाँव में कुछ करना चाहता है तो गाँव में हजारों दुकानें रोज खोल रही हैं, बंद हो रही हैं। अगर तू कर रहा है तो बड़े लेवल पे करना, छोटे लेवल पे दुकान मत करना। वहां पे इन्वेस्ट करना तो अच्छे से करना, बट उसके पहले खुद के लिए कुछ बैकअप रखना होगा। उसकी सिचुएशन अलग ही है भाई, वो तो फैमिली वाला हो गया है। हम और आप तो अकेले अकेले भी परेशान है। मतलब उसकी जो वाइफ थी, ब्यूटी पार्लर का काम भी बंद हो गया है, क्योंकि उधर से भी खर्चे नहीं आ रहे, क्योंकि बच्चे को संभालना है, और ऊपर से लॉकडाउन की मार।
सोचो लॉकडाउन ने क्या क्या बदला यार लोगों के, हजारों लोग बहुत ज्यादा परेशान किया भाई, दयनीय स्थिति यार। मुझे क्या क्या लॉकडाउन के बारे में सोच के तो रूह कांप जाती है कि सच में यार इतनी भयंकर स्थिति आई, लोग किस तरह से, बहुत खौफनाक। वी कैन नॉट जो लोग जॉब जिनकी जॉब चली गई उनकी बात ही छोड़ो, जिनकी जॉब है, जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उनकी हालत बहुत दयनीय है। मैं अपने भाई साहब की हाल बता रहा हूँ। कंपनी इन लोगों को इतना वर्क दे देती है कि करें तो भी बढ़िया, नहीं करेंगे तो भी बढ़िया। करेंगे तो पूरी सैलरी मिलेगी, नहीं करेंगे तो बहाना मिल जाएगा, भैया आप लोग वर्क नहीं कर रहे हैं, घर पे बैठ के सो रहे हैं, सैलरी काटेंगे। उस काम को पूरा करने के लिए लोग 12-12 बजे रात तक काम कर रहे हैं। मेरी वर्किंग आवर कितने हैं? 7 घंटे। सुबह 10 बजे से 7 बजे मेरी वर्किंग आवर है। मेरा काम शुरू होता है सुबह 10 बजे से रात 2:30 बजे तक। आप सोच लो, मैं जी रहा हूँ जिंदगी, और मैं डरता रहता हूँ कि मैं नहाने जाऊं कि ना जाऊं, कि किसी एजुकेटर की कॉल आ जाएगी, फिर पता लगे कि मैंने तुरंत रिस्पॉन्स नहीं किया, तो मैं कई बार चला जाता हूँ। खाने की टाइमिंग दिन में तो कुछ है नहीं, इसलिए खाने का टाइमिंग मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, काम करते करते निकाल देता हूँ, तो मुझे ऐसा फील नहीं होता कि यार आज दिन बोरिंग हो रहा है। लोग कहते हैं यार उसको टाइम क्यों नहीं मिल रहा है। भाई मेरे पास टाइम तब नहीं था जब मेरे पास जॉब नहीं थी, तो टाइम हमेशा कम लगता था। मुझे लगता था कि 24 नहीं 48 घंटे होनी चाहिए। अब तो जॉब कर रहा हूँ तो साला और लग रहा है कि 36 घंटे होनी चाहिए एक दिन में। मतलब सोचो, कंपनी काम करा, लेकिन वैल्यू आपको अभी वही मिलेगा। मैं ज्यादा यूटिलाइज कर सकता हूँ, मैं कहा। और अभी तो देखते हैं, 6,000 रूम का है, समझ सकते हो, मतलब तो जा रहे हैं। उसके बाद 2-3 हजार इधर मान लो, मतलब 10,000 खर्चे हो जाएंगे। मतलब ये मेरा वो है। अब चलो, कम से कम मैं बहुत कम चीजें खर्च करता हूँ, तो मेरे ज्यादा उस तरह के बाहरी खर्चे तो है नहीं ना। बहुत कपड़े पे खर्च करना, बहुत ज्यादा फैशन में खर्च करना। पहले भी आदिमानो दिखना, आज भी आदिमानो दिखना, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। बस अंतर है तो अनुभव का, जो बढ़ रहा है। और अंतर है तो इस बात का कि पैसे की अहमियत क्या होती है, वो भी बढ़ रहा है। और पैसे कितने मुश्किल से आते हैं वो भी पता लग रहा है कि पहले पापा वगैरह पैसे देते थे तो वो फील नहीं आता था भाई। अब फील आता है कि 1 रुपए का फील आता है। अब एक अलग ही फीलिंग आती है, पता, आप समझ रहे हो ना। ठीक है, आई थिंक काफी टाइम ले लिया मैंने। और आप अभी, अगर मैं बात नहीं कर रहा था, आप पढ़ रहे होते तो सही है। गरीबी पढ़ रहा था मैं। क्या पढ़ रहे थे? गरीबी। अरे भाई, हमने 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 जो शेयर किया है इसको कहीं न कहीं एग्जाम में ठोक देना, क्योंकि कुछ ना कुछ तो काम का कंटेंट आया ही होगा। अब हम लोग जो शेयर कर रहे हैं वो रियल लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। वो किताबों में लिखा गया है गरीबी क्या होती है, और जो सड़कों पे देख रहे हैं, गरीबी भी कई तरह की गरीबी होती है। मतलब एक वो गरीबी होती है जिसको दुनिया को पता है कि सच में गरीब है, और एक वो गरीबी होती है जिसको दुनिया को लगता है कि साला बहुत अमीर है, जिसको एब्सोल्यूट गरीबी बोलते हैं, निरपेक्ष पॉवर्टी। अच्छा। और दूसरा ये कि जिसको लगता है कि सामने वाला नहीं, गरीब बिल्कुल नहीं है, वो बहुत वेल मतलब मेंटेन्ड है, वो सच में लेकिन गरीब है। रिलेटिव पॉवर्टी बोलते हैं उसको। अच्छा। सही है। सापेक्ष गरीबी बहुत बुरी होती है। सापेक्ष गरीबी जो होती है वो बहुत बुरी चीज होती है। वो मतलब हमेशा हम किसी न किसी बहाने सापेक्ष गरीबी के शिकार होते हैं, चाहे कितने भी बड़े पद पे चले जाएं। जैसे IAS बन जाएंगे तो डीजीपी के प्रति हम गरीब रहेंगे। जैसे आप जॉब कर रहे हैं, लेकिन रोमन सैनिक की अपेक्षा या HR की अपेक्षा तो गरीब है ना। बिल्कुल है। सापेक्ष गरीबी बिल्कुल है। और निरपेक्ष वो है जिसमें वाकई वो गरीब है, मतलब वो कुछ खरीद नहीं पा रहा है, अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा ही नहीं कर पा रहा है। जी, रोटी कपड़ा मकान वाला कॉन्सेप्ट अब तो रोटी कपड़ा मकान के साथ इंटरनेट ऐड कर दीजिए भाई, जमाना बदल गया है। मैं सुबह का खाना का इंटरनेट कॉम्प्लीमेंट है, वो जरूरी नहीं। अगर इंटरनेट नहीं रहेगा तो भी जीवन चल जाएगा, लेकिन अगर रोटी नहीं रहेगी जीवन नहीं चलेगा। लेकिन मेरे साथ क्या हो रहा है, कई बार मैं सुबह लेट उठता हूँ, क्योंकि 10 बजे तक जाते थे, खाना खत्म हो जाता है नीचे, क्योंकि यहाँ बनता नहीं, एक जगह बनता है, वहां से 3 हॉस्टल में जो है ट्रांसफर होता है, तो मेरे यहाँ पे ट्रांसफर होके आता है।
तो कई बार सुबह खाना नहीं मिलता है तो मैं दिन गुजार देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार सुबह खाना मिलता है और रात को भी मिलता है लेकिन नेट नहीं रहता है, तो मुझको लगता है मेरा जीना व्यर्थ है। मुझको लगता है कोई मेरा खाना ले लो और मुझे नेट दे दो। तो सही है, काफी बातें हो गई, काफी मुद्दों पे हमने बहस की, और ठीक है, फिर देखते हैं कि अगले एपिसोड में हम कौन से गेस्ट को लाते हैं। मैं ऐसे ही मुलाकात होती है फिर। हाँ, मुलाकात होती है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक संडे को एक गेस्ट को लाऊं और एक दूसरे की नॉलेज शेयर करें, क्या एक्सपीरियंस है। बहुत मुश्किल है, अभी प्लान बना है, उनमें से आप पहले हमारे गेस्ट हैं, क्योंकि बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और आपका जन्मदिन भी हमेशा की तरह आई थिंक नॉर्मल ही रहा होगा, हर दिन आता है चला जाता है। यार संडे का मुझे तो याद भी नहीं था मेरा आज बर्थडे है। अरे कोई नहीं, वो ऐसा ही होता है, खुद को याद नहीं रहता, लोग है ना याद दिलाने के लिए इन सब चीजों को। ठीक है, तो चलिए ठीक है। और आखिरी में कुछ अगर आप कहना चाहें 10-12 शब्दों में सभी के लिए, जो आपको लगता है कंक्लूजन। सभी के लिए क्या, सभी के लिए यही कहना चाहेंगे, बस आगे बढ़ते रहो। हमारा ग्रुप वाकई करिश्माई था, तो करिश्माई करना है। हम लोग वाकई नॉर्मल इंसान नहीं थे। हाँ, एक ग्रुप ऐसा था जिसमें एक चाय वाला भी हुआ करता था, कभी इस पर बाद में बहस करेंगे। वो चाय वाला विलुप्त हो गया है, गोल्ड मेडलिस्ट वगैरह कहीं बन गया था, तो सोना लेके भाग गया विजय माल्या की तरह देश से बाहर। वो लौटा नहीं है कभी। तो चलिए ठीक है, फिर मिले। अब आप जो है लीव कर सकते हैं, और बाय, गुड नाइट, और पढ़ते रहिए।